आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। हमने चैप्टर 5 तक पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने ये चैप्टर्स मिस करे हैं, जो आज सेशन में पहली बार आए हैं या जो सेशन नहीं अटेंड कर पाए हैं, वो यूट्यूब पर जाकर इन चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। ये जो जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी गई बुक है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस योर सबकॉन्शियस माइंड, ये काफी अच्छी बुक है जिसमें ये बता रहे हैं कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से वो चीज करवा सकते हैं जो हम चाहते हैं। जैसे कि उन्होंने बहुत सारे उदाहरण देकर हमें ये समझाया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे हम हमारी बात मान सकता है, बशर्ते हम उसको ट्रेन करें। तो धीरे धीरे इसमें बहुत सारी परतें खुल रही हैं, कैसे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो आज का चैप्टर है वो मैनिफेस्टेशन पर है कि बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जोसेफ मर्फी हमें शेयर करने वाले हैं। तो ये काफी चैप्टर इंटरेस्टिंग रहेगा, तो जुड़े रहिएगा। आगे तक देखिए पूरा इसको। यूट्यूब पर जो भी व्यूअर्स हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे भी जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सेशंस आगे भी चलते रहेंगे। और इस सेशन में आप एंड तक देखिए कि काफी सारी जो टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी वो आप सुनते रहिए। और हम अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 शुरू करने से पहले चलिए लाफ्टर योगा करते हैं, जो हाई वाइब्रेशन में रहने का तरीका है। पहले वो करते हैं कि कैसे हाई वाइब्रेशन में रहते हैं बाय लाफ्टर अभी योगा। अभी लोग कम है, बाद में कर लेना लास्ट। अंकल अभी कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में ही होना चाहिए जो भी होना चाहिए ना। फिर उसके बाद, क्योंकि हम जब शुरुआत में ही हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं तो चैप्टर पढ़ने में भी एक अलग मजा आता है। तो शुरू में ही करते हैं। लोग आते जा रहे हैं, हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हम एक दूसरे को देखकर अ, हंसेंगे। चलिए हंसते हैं। इट्स वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी हो हो, हा हा हा, हो हो, गुड। हा हा हा। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक लाफ्टर की क्रीम है, हम एक क्रीम ट्यूब में लेकर आए हैं और वो ट्यूब में से निकालेंगे और सब तरफ लगाएंगे। फिर निकालेंगे। अब हाथों में लगाएंगे। फिर निकालेंगे, अपनी बॉडी पर लगाएंगे। निकालेंगे। अब हम लोग अपने पैरों पे लगाएंगे। इट्स वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हो हो, हा हा हा, हो हो, हा हा हा। तो इस तरीके से हम हाई वाइब्रेशन में खुशी में जाते हैं। जब हम खुश होने लगते हैं या हम खुशी में रहने लगते हैं या अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज पहुंचाते हैं कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, तो वो हमारी ये चीज सुनता है और वो हमें खुशी रहने के बहुत सारे मौके ढूंढ के लेकर आता है। तो कोशिश करिए कि हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहें। नेगेटिविटी से पीछा छोड़िए, पॉजिटिव लोगों की कंपनी में जाइए, पॉजिटिव सोचिए। हमेशा लव, ग्रैटिट्यूड और हैप्पी वाली, जॉय वाली फीलिंग में रहिए। फियर, गिल्ट, एंगर, जेलसी, ये सब अपने में से निकालिए और आगे आइए। लोगों को जो भूल नहीं पा रहे हैं आप, उन्हें मतलब फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, उनके धोखे को भूल नहीं पा रहे हैं, तो उसको फॉरगिव करिए, उनको भूलिए और हाई वाइब्रेशन में जाइए। चलिए चैप्टर पढ़ते हैं। हाँ जी, चलिए आप पढ़ेंगे। व्यावहारिक तकनीकें। जब कोई इंजीनियर पुल या अंतरिक्ष यान बनाता है तो वह किसी
जानी पहचानी। हाँ हाँ। तो वह किसी जानी पहचानी तकनीक तथा आजमाई हुई योग्यताओं व तरीकों से समस्या को हल करता है। ये तकनीकें, योग्यताएं और तरीके सीखने पड़ते हैं। इसी तरह आपके जीवन को नियंत्रित और निर्देशित करने की भी जानी पहचानी तकनीकें, योग्यताएं और तरीके हैं। ये तरीके और तकनीकें मूलभूत हैं। अब आज का जो चैप्टर है उसका नाम है मानसिक उपचार की व्यवहारिक तकनीकें। मतलब कैसे आप जो भी अपना जो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, उसकी जो टेक्निक्स हैं वो आज इन्होंने बहुत डिटेल में बताई हैं। और उन्होंने ऐसे बताया कि जैसे कोई इंजीनियर पुल पुल बनाता है, कोई भी ब्रिज बनाता है, तो वो एक सेट ऑफ पैटर्न से चलता है कि इस तरह से मुझे ड्राइंग करनी होगी, फिर उसके बाद मेरे को ये सामान लाना होगा, फिर उसके बाद ये चीजें चाहिए होंगी, फिर इस तरह से करना होगा। तो उसका एक सेट पैटर्न और डिजाइन करके वो इंजीनियर पुल बनाता है। ऐसे ही हमें भी जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना होगा तो एक सेट ऑफ टेक्निक, सेट ऑफ पैटर्न हमें फॉलो करना होगा। तब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, दोबारा से रिवायर कर सकते हैं, और दोबारा से उसको खुशी और उल्लास की तरफ लेके जा सकते हैं। हाँ जी। गोल्डन गेट ब्रिज बनाने से पहले इंजीनियरों को गणित के सिद्धांत, दबाव और तनाव को समझना था। दूसरे, अपने मस्तिष्क में खाड़ी पर उत्कृष्ट पुल की मानसिक तस्वीरें बनानी थी। तीसरा कदम उस तस्वीर को साकार करने के लिए आजमाए हुए और समय सिद्ध तरीकों का इस्तेमाल करना था। जब ये तीनों कदम पूरे हो गए तो पुल बन गया और कार चलाने वालों की कई पीढ़ियां इसके पार जाने लगी। अब जिसने भी ये ब्रिज बनाया तो इंजीनियरों ने पहले क्या किया, एक तरीके से उसका सब चीज की। पहले तो उनके दिमाग में ये ख्याल आया, एक एक पिक्चर बनी कि मुझे इस तरह का ब्रिज बनाना है ना। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ गणित के सिद्धांत लगाए। पहले सबसे पहले गणित के सिद्धांत लगाए कि कैसे कितना तनाव होना चाहिए, कितना वो तनाव सह सकता है, कैसे दबाव को सह सकता है। तो सब चीज उन्होंने इंजीनियरिंग की जो भी टेक्निक्स हैं, वो जो मुझे नहीं पता है, वो उन्होंने सब लगाई। उसके बाद उनके विजुलाइज किया कि मेरा इस तरह का ब्रिज होगा। फिर उन्होंने उसको जो एक्चुअल में लाने के लिए जो भी तरीके अपनाते हैं, लेबर, मटेरियल, वो सब चीजें उन्होंने मुहैया की, और उसके बाद पुल बनाया और उनका पुल बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से एक पिक्चराइजेशन उन्होंने किया और उनका पुल बन के तैयार हुआ। तो ये टेक्निक्स उनका तरीका था पुल बनाने का। अब आगे चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिले तो आपको सही तकनीकों और विधियों से शुरुआत करनी होगी। प्रार्थना का जवाब वैज्ञानिक तरीके से मिलता है, कुछ भी संयोग से नहीं होता है। ये व्यवस्था और नियम कायदे की दुनिया है। इस अध्याय में आप अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रकटीकरण और पोषण की व्यावहारिक तकनीक पाएंगे। आपकी प्रार्थनाओं को गुब्बारे की तरह हवा में लटके रहने की जरूरत नहीं है। उन्हें कहीं पहुंचना चाहिए और आपके जीवन में कुछ लाभ पहुंचाना चाहिए। अब आपको जो भी आप अपनी प्रार्थना करते हैं, जो भी आप इच्छा रखते हैं, जो भी आपके गोल है, वो कैसे आपको मिलेंगे, उसका एक सही तरीका होता है, उसकी सही एक विधि होती है ना। प्रार्थना का जवाब ऐसे ही नहीं है कि आपने जो मांगा और वो मिल गया। आपने कई चीजें मांगी होंगी, वो शायद अभी भी कहीं अटकी पड़ी हैं, तो उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उन टेक्निक्स को किस तरह से वो मांगी जाएंगी, उसकी टेक्निक अब ये जीवन में हमारे जीवन में कैसे हम लागू कर सकते हैं, ये जोसेफ मर्फी हमें आगे बताने वाले हैं कि कैसे हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर मिल सकता है, कैसे जो हम चीज चाहते हैं हमारी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। प्रार्थना का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इसकी कई अलग अलग विधियां और तरीके हैं। हम इस पुस्तक में धार्मिक पूजा पाठ की औपचारिक प्रार्थनाओं को शामिल नहीं करेंगे। समूह आराधना का अपना महत्व है, लेकिन यहाँ हम उन पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। हमारा मूल ध्यान तो व्यक्तिगत प्रार्थना के उन प्रभावित तरीकों पर है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किए जा सके, ताकि आपको या दूसरों को मदद मिल सके। वो बता रहे हैं कि हम जो प्रार्थना है, हम पुरानी तरह की प्रार्थना नहीं लेंगे, हम वैज्ञानिक तरह की प्रार्थना लेंगे। और कंबाइंड प्रार्थना, जब हम
सामूहिक प्रार्थना करते हैं तो उसका असर बहुत होता है, तो वो भी हम इस समय नहीं समझाएंगे। हमें सिर्फ जो अपनी इच्छा को कैसे हम अपने आप पूरी करें वो हम बताने वाले हैं, वो भी वैज्ञानिक तरीके। हाँ जी। प्रार्थना किसी मनचाही चीज से जुड़े विचार का सूत्रीकरण है। प्रार्थना आपकी सच्ची मनोकामना है। आपकी मनोकामना ही आपकी प्रार्थना है। ये आपकी सबसे गहरी जरूरतों से निकलती है और उन चीजों को साकार करती है जिन्हें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। वे लोग धन्य हैं जो धर्मपरायणता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि उन्हें भरपेट मिलेगा। यही प्रार्थना की सच्ची प्रकृति है। जीवन की भूख और शांति, सद्भाव, स्वास्थ्य, खुशी और जीवन की बाकी अन्य नियामतों को पाने की कारगर अभिव्यक्ति। अब हमारी जो प्रार्थना है, प्रार्थना क्या होती है? हम कुछ भी इच्छा रखते हैं, हम प्रार्थना करते कब है? भगवान से जब हमारे पास कुछ इच्छा होती है कि भगवान हमारे साथ कुछ अच्छा कर देना, या भगवान मेरे बेटे को पास करा देना, भगवान मुझे कार दिला देना, भगवान मुझे अच्छा घर दे देना, भगवान मुझे अच्छा पति दे देना, भगवान मुझे अच्छी पत्नी दे देना। तो हम प्रार्थना किसी इच्छा के कारण करते हैं। तो जब हम अपनी कोई इच्छा आगे निकालते हैं, जो हमारी मनोकामना होती है, वो हम कैसे पूरी करें, वो हमें आगे टेक्निक के द्वारा बताई जाएंगी। और हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे को सब चीज हमारे आसपास, हम भूखे ना रहे, सब चीज शांति, सद्भाव, स्वास्थ्य, खुशी रहे, और हम को ये सब चीज की बरकत में हम रहें। तो यही हमारी मोस्टली प्रार्थना होती है। कोई ये नहीं चाहता है प्रार्थना में कि मेरा कुछ घाटा हो जाए, मेरा कुछ नुकसान हो जाए। तो हमेशा हम अच्छी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, और जो लोग धर्मपरायण होते हैं, जो लोग मानते हैं, उनकी प्रार्थना भी पूरी होती है। और हमारी प्रार्थना कैसे पूरी हो सकती है, उन्होंने ये तरीके बताए हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। हाँ जी। कहाँ से शुरू करना है? चेतन से अवचेतन तक विचार यहाँ। पहुंचाने का। चेतन से अवचेतन तक विचार पहुंचाने की तकनीक। जैसा हम देख चुके हैं, प्रभावी प्रार्थना का रहस्य अवचेतन मन को इच्छित परिणाम से सरोकार करना है। ऐसा करने का एक बहुत आसान तरीका चेतन से अवचेतन मन तक विचार पहुंचाने की तकनीक है। इसमें मूलतः अवचेतन मन को प्रेरित किया जाता है ताकि यह चेतन मन के आग्रह को उसी रूप में ग्रहण कर ले। यह तकनीक सपने जैसी स्थिति में सबसे अच्छी तरह काम करती है। अब क्या है कि सबसे पहली जो टेक्निक वो बता रहे हैं जोसेफ मर्फी, वो है कि चेतन से अवचेतन तक पहुंचने की तकनीक, कि कैसे हम अपने कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड तक जाएं, है ना? कैसे हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को, अपने कॉन्शियस माइंड को इतना ट्रेन करें कि हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे को जो जो भी सिग्नल हमारे सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचाए, वो कितने अच्छे हों, है ना? ये बता रहे हैं कि ताकि वह चेतन मन के आग्रह को उसी रूप में ग्रहण कर ले, जो चेतन मन उसका बोल रहा है वही सबकॉन्शियस माइंड मान ले। हमें ये ट्रेन करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड। आगे चलेंगे। जान ले कि आपके इस ज्यादा गहरे अवचेतन मन में असीमित बुद्धिमत्ता और असीम शक्ति है। बस शांति से अपनी मनोकामना के बारे में सोचें। इसके साकार होने की तस्वीर इसी पल से देखना शुरू कर दें। उस छोटी लड़की की तरह बने जिसे बहुत बड़ी बुरी खांसी थी और गला खराब था। उसने दृढ़ता से बार बार घोषणा की, खांसी अब जा रही है, ये अब जा रही है। चमत्कार यह हुआ कि खांसी 1 घंटे में सचमुच गायब हो गई। इस तकनीक का इस्तेमाल पूरी ईमानदारी और सहजता से करें। मतलब हमें जो है ना एंड रिजल्ट सोचना है। प्रार्थना का रहस्य अवचेतन मन की इच्छित परिणाम से सराउबर होता है। मतलब हमने अपने कॉन्शियस माइंड से, अपने जब कॉन्शियस है तो हमने अपना एंड रिजल्ट सोच लिया कि मान लीजिए मुझे एग्जाम में पास होना है, तो मैंने पास होते हुए देख लिया, मेरे पास एक मोटिव है कि मैं पास हो गई हूँ, और मैंने ये सोच लिया जब मैं पास हो गई हूँ, और बार बार मेरे कॉन्शियस माइंड ने ये दोहराया और सब कॉन्शियस माइंड तक ये पहुंचा दिया कि मैं पास हो गई हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया और मुझे वो परिणाम अपना पास होकर मिल गया। तो फर्स्ट टेक्निक उन्होंने बताई है कि कैसे हम अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक वो अपना जो परिणाम है वो पहुंचाएं। जैसे एक बच्चे ने बोला कि मुझे खांसी नहीं है, नहीं है, नहीं है, और वो उसकी चली गई। तो इस तरह से हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड को बताया। तो फर्स्ट टेक्निक ये हो गई कि कैसे अपने चेतन मन से अवचेतन मन तक बात को पहुंचाएं और अपनी जो प्रार्थना है उसको पूरा करें। हाँ जी। अब कहाँ से शुरू हुई है? अब दूसरा पॉइंट, आपका अवचेतन आपके
हाँ, आपका अवचेतन आपके ब्लूप्रिंट को स्वीकार कर लेगा। अगर आप अपने और परिवार के लिए नया घर बनवा रहे हैं तो आप उसके ब्लूप्रिंट में गहरी रुचि लेंगे। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि भवन निर्माता आपके ब्लूप्रिंट का अक्षर से पालन करे। आप उसके द्वारा लगाई जाने वाली निर्माण सामग्री पर भी नजर रखेंगे। आप जानते हैं कि आपके भावी मकान का जीवन इस सामग्री की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसलिए आप सर्वश्रेष्ठ सीमेंट, बिजली के तार, छत की सामग्री आदि चुनेंगे। अब जो हमारा जो भी जैसे दिमाग है वो ब्लूप्रिंट से समझता है, मतलब एक नक्शा। आपका जो अवचेतन मन है वो आपके एक जो आप विजुलाइज करते हो ना, एक नक्शा सा बनाते हो ना, उसको समझता है। जैसे आपका जब घर बनता है तो सबको पता है एक नक्शा बनता है, फिर नक्शे के अनुसार ही वो जो इंजीनियर है वो काम करता है, आर्किटेक्ट आता है, फिर वो उसको उसको आगे बढ़ाता है। फिर उसी तरीके का सीमेंट लाया जाता है, उसी तरह की सामग्री, आपका जो घर का सामान है, लकड़ी का, प्लम्बर, वो सब उस तरह से आता है। तो एक आपने पहले से ही खांचा, एक ब्लूप्रिंट बना लिया होता है कि हम ये चीजें करेंगे और ऐसे ऐसे होएगा। तो इस तरह से जैसे मकान में होता है ऐसे ही आगे बता रहे हैं कि कैसे आगे होगा। हाँ जी, आगे आगे बढ़े। क्या इसमें समझदारी नहीं होगी कि आप इतना ही ध्यान अपने मानसिक घर का रखें? क्या इसमें समझदारी नहीं होगी कि आप इतनी ही चिंता खुशी और समृद्धि के अपने मानसिक ब्लूप्रिंट की करें? अब जैसे आप एक नक्शा अपने घर के लिए बनाते हैं, है ना, घर को, कि मैं इस तरह से करूंगा, मेरा घर इस तरह से बनेगा। जैसे अंकल आप भी, आपका घर बन रहा है तो ऐसे ही बना होगा कि भाई नक्शा बना, फिर आर्किटेक्ट आया, फिर आर्किटेक्ट ने सामान बताया, फिर वो सामान आया, फिर उसके बाद जब सब पूरा बन जाता है फिर कई लोग इंटीरियर डिजाइनर वाला बुलाते हैं तो वो इंटीरियर करता है। तो एक पूरा एक मैप बन जाता है, एक नक्शा बन जाता है जिससे वो पास होता है, और उसके बाद हम उसकी तरह से एक्ट करते हैं। ऐसे ही क्यों ना हम अपने मानसिक, हम अपने अपने घर में भी मानसिक जो हमारा दिमाग है उसमें भी इस तरह से जो भी हमें चीज चाहिए ना, मतलब जो भी चीज चाहिए तो उसका एक नक्शा बनाए, उसकी एक पिक्चर बनाए। क्यों ना हम ऐसे ही करें अपने दिमाग में भी उसका एक नक्शा पहले से ही बना दें। आगे चलते हैं। आपके सभी अनुभव और जीवन में दाखिल होने वाली हर चीज उन मानसिक ईंटों की प्रकृति पर निर्भर करती है जिनका प्रयोग आप अपने मानसिक घर को बनाने में करते हैं। अगर आपका मानसिक ब्लूप्रिंट डर, चिंता और तनाव या कमी से बना हो, अगर आप निराश, संकालु और दोष दर्शी हो, तो आपकी इस मानसिक सामग्री के कारण आपके जीवन में अधिक थकान, शंका, तनाव, चिंता और सभी तरह की सीमाएं प्रकट हो जाएंगी। अब क्या है कि जैसे आपने मानसिक पिक्चर उसकी बनाई है ना, आपने नक्शे की बनाई, नहीं मत सॉरी, जैसे कि मकान में नक्शे की जरूरत होती है, ऐसे ही जब आपने एक मानसिक पिक्चर बनाई तो आपको हर चीज की जरूरत होगी। एक एक ईंट से आपका मानसिक पिक्चर बन रही है। और अगर उस मानसिक पिक्चर में आपने डर ले आए, चिंता ले आए, तनाव ले आए, है ना, शंका ले आए, निराशा ले आए, दुख ले आए, परेशानी ले आए, थकान ले आए, तो वो क्या होगा, वो जो जो पिक्चर है वो इतनी अच्छी नहीं बन पाएगी। तो आप खुद सोचिए कि आप अपने दिमाग में जब किसी चीज, कोई प्रार्थना की कोई इच्छा, मतलब कोई आपकी इच्छा है, उसका जब ब्लूप्रिंट बना रहे हैं और उसमें इतनी सारी चीजें आपने पहले ही डाल दी, तो क्या वो ठीक बनेगी पिक्चर? नहीं बनेगी। तो ये आपको पिक्चर बनाने से पहले ये भी चीजें ध्यान देनी है कि मुझे इतनी सारी चीजों से नाता तोड़ना पड़ेगा। हाँ जी। जीवन में सबसे मूलभूत और दूरगामी चीज वह है जो आप हर घंटे अपनी मानसिकता में बनाते हैं। आपके शब्द खामोश और अदृश्य लेकिन वास्तविक होते हैं। हम्म। तो जो भी आप अभी सोच रहे हैं, जो भी आप अपना दिमाग लगा रहे हैं, आप ऊपर से दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, है ना, मैं इस तरह का अंदर से जेलस फील नहीं करता हूँ, मैं इस तरह का नहीं, लेकिन जो आपका अंदरूनी जो आपकी फीलिंग चल रही है ना, बेसिक फीलिंग होती है, हमारा इमोशन होता है ना, जो कि कहते हैं ना, इमोशन क्या होता है? एनर्जी इन मोशन। तो जो आपका, जो एनर्जी हमारी मोशन में आ रही है, जो भी हमारा इमोशन हो रहा है इस समय, अंदर से जो फीलिंग का इमोशन हो रहा है ना, वो ही आपका मैनिफेस्ट होता है। तो आपको उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आप दुखी तो नहीं है, कहीं आप किसी से जेलस तो नहीं है कि आपने एक कार की बस इसलिए इच्छा कर रहे हैं क्योंकि सामने वाले के पास 10 अच्छी कारें हैं, तो सिर्फ आपको इसलिए चाहिए कि कार, मुझे दूसरों को ऊपर अपने को दिखाने के लिए मुझे अच्छी कार चाहिए, मुझे अब बड़ा घर इसलिए चाहिए कि मुझे लोगों को दिखाना है, मुझे मेरी जरूरत नहीं है लेकिन मुझे लोगों को दिखाना है। मुझे किसी ब्रांडेड कपड़े की इसलिए जरूरत है कि मुझे लोगों में फ्लॉन्ट करना है कि मेरे पास ब्रांडेड कपड़ा है। तो ये मतलब मेरे, मतलब मेरा नजरिया क्या है, वो मुझे ध्यान रखना है कि मैं कहीं जेलस तो नहीं हो रहा हूँ लोगों से,
इसलिए मैं चाह रहा हूँ, या अगर मैं दुखी हूँ कि भाई मेरे पास ये सामान नहीं है इसलिए मैं चाह रहा हूँ। तो ये हमें अपना देखना है कि मेरा क्या इमोशन निकल रहा है। तो ये इस पर बहुत निर्भर करता है, जो आपकी गोल्स को मैनिफेस्ट करता है। हाँ जी। आप हर समय अपना मानसिक घर बना रहे हैं और आपके विचार तथा मानसिक तस्वीरें आपके ब्लूप्रिंट को दर्शाती है। हर घंटे हर पल आप बेहतरीन सेहत, सफलता और खुशी का निर्माण कर सकते हैं। उन विचारों से जो आप सोचते या रखते हैं, उन विश्वासों से जिन्हें आप स्वीकार करते हैं, और उन दृश्यों से जिनकी आप अपने मस्तिष्क में छिपे हुए स्टूडियो में रिहर्सल रिहर्सल करते हैं। जिस राजसी महल के निर्माण में आप लगातार जुटे रहते हैं, वह आपका व्यक्तित्व है। इस धरती पर आपकी पहचान है। इस दुनिया में आपके जीवन की पूरी कहानी है। कितनी अच्छी इन्होंने ये पैराग्राफ कहा है कि जो आप ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में बनाते रहते हैं, जैसे मैं अभी तो मेरा दिमाग इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, कभी मैं खाली बैठी हूँ तो जो मेरा दिमाग सोच रहा है ना, इनर चैटर जो सेल्फ टॉक हो रही है, वो ही मेरा व्यक्तित्व बना रहा है। मतलब मैं मुझे लोग बार उसी नजरिए से देख रहे हैं जो मैं अंदर सोच रही हूँ। मुझे मेरा जो व्यक्तित्व है वो ही बाहर निकल के आता है, भले ही मैं कितना भी उसे बंद मत कहते हैं ना, कितना भी उसे नहीं दिखाऊं, कितना भी मैं उसे छुपाना चाहूं, लेकिन मेरा व्यक्तित्व वो ही बनता जाता है, वो ही मैं आगे होती चली जाती हूँ, जो मेरा अंदर का जो दिमाग सोच रहा होता है। इसलिए अपना दिमाग को, इसलिए बार बार वो बोल रहे हैं कि अपने दिमाग से ही आपका व्यक्तित्व बन रहा है, आपका जीवन बन रहा है। आप उस पर ध्यान बहुत ज्यादा दीजिए। आपका ब्लूप्रिंट, जो आपके जीवन का ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में बन रहा है, तो आप उस ब्लूप्रिंट पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। जो नक्शा है आपकी लाइफ का वो आपके दिमाग में बन रहा है, तो उस दिमाग पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। एक नया ब्लूप्रिंट बनाएं। वर्तमान पल में शांति, खुशी और सद्भावना के एहसास द्वारा इसे खामोशी से बनाएं। इन चीज़ों का दावा करने पर आपका अवचेतन आपके ब्लूप्रिंट को स्वीकार कर लेगा और इन सभी चीज़ों को उत्पन्न कर देगा। उसके फलों से आप उन्हें पहचान जाएंगे। और ये बोल रहे हैं कि आपको अगर अच्छा, मतलब आपको ब्लूप्रिंट बनाना है तो आप खुशी का बनाइए, अच्छी कहते हैं ना, अच्छी चीजों का बनाइए, शांति का बनाइए, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का बनाइए, ना कि जेलसी, फियर, एंगर इसका बना रहे हैं आप। तो आप इस पर ध्यान दीजिए, और जब आप ये बनाने लगेंगे तो आपको परिणाम बहुत जल्द मिलेगा, और आप पहचान जाएंगे कि मैंने अब खुश खुश रहना शुरू कर दिया है, मेरे दिमाग में खुशी का ब्लूप्रिंट है। तो वो वैसा ही सबकॉन्शियस माइंड आपको ला कर देगा, यूनिवर्स आपको वही ला के देगा। हम्म, सच्ची प्रार्थना का विज्ञान और कला। विज्ञान का अर्थ संयोजित, व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान है। आइए सच्ची प्रार्थना की विज्ञान और कला के बारे में ज़्यादा गौर से सोचें। ये ज्ञान जीवन के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में है। इसमें उन तकनीकों और प्रक्रियाओं का हम्म, वर्णन है। वर्णन है जो आपके या अन्य किसी व्यक्ति के जीवन में प्रदर्शित प्रदर्शित की जा सकती है, जो पूरे विश्वास से उन्हें लागू करता है। आपकी तकनीक या प्रक्रिया और इसके पीछे का विज्ञान आपकी मानसिक तस्वीर या विचार पर आपके रचनात्मक मन की निश्चित प्रतिक्रिया है। अब क्या है कि ये जो ज्ञान है, जो भी हमारा ये सिस्टमैटिक होता है, जो भी लॉ है वो सिस्टमैटिक होता है। कुछ भी, कोई भी चीज विज्ञान से जो रूढ़ी होती है वो बिल्कुल सिस्टमैटिक होती है, एकदम तरीके से चल रही होती है कि इसका यही हमने एक्सपेरिमेंट किया तो इसका यही वो इन्फ्लुएंस निकलेगा। तो ये उसका सिस्टमैटिक है, और वो लिखा गया है कि भाई ये लॉ है कि ऊपर से चीज फेंकी जाए तो नीचे आती है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक होता है ना। मैग्नेट पे जो पोल्स हैं वो इस तरह से अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, और जो सेम पोल होते हैं वो रिपल्स करते हैं। तो ये एक लॉ बना दिया है। तो इसी तरीके से ये भी एक लॉ है कि ना, जो भी चीज हम अपने अपने मन में ना चल रही होती है तो वो भी हमारे वो साकार हो जाती है, क्यों, हम जो मन में सोच रहे होते हैं वो ही चीज हमारे बाहर आ रही होती है। तो ये भी एक लॉ है। आपकी तकनीक या प्रतिक्रिया, इसके पीछे का ज्ञान आपकी मानसिक तस्वीर या विचार पर आपके रचनात्मक मन की निश्चित प्रतिक्रिया है, कि जो भी आप अपने मन में सोच रहे हैं वही प्रतिक्रिया आपकी बाहर आ रही है। तो ये भी एक लॉ है, ये भी एक लॉ है कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपको मिलेगा, जो आप बोओगे वो ही काटोगे। तो ये भी एक लॉ है। हाँ जी।
मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, खोजो और तुम पालोगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए दरवाजा खुल जाएगा। ये बहुत अच्छी सेइंग है कि मांगो, अगर मांगोगे तो वो तुम्हें मिलेगा। अगर तुम किसी चीज को खोजोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा, वो तुम उसे पालोगे। और किसी का दरवाजा खटखटाओ तो वो खुल जाएगा। बस तुम्हें मांगना आना चाहिए। यह बेहतरीन पंक्ति हमें क्या बताती है? इसका स्पष्ट अर्थ है कि आप जो चीज मांगोगे वह आपको मिल जाएगी। जब आप खटखटाएंगे तो आपके लिए दरवाजा खुल जाएगा, और आप जिसे खोज रहे हैं उसे आप पालेंगे। इस सबक में मानसिक और आध्यात्मिक नियमों की निश्चितता निहित है। आपके चेतन चिंतन पर आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता हमेशा सीधी प्रतिक्रिया करती है। अगर आप रोटी मांगेंगे तो आपको पत्थर नहीं मिलेगा। तो ये जो आप जिस तरह से मांग रहे हैं, आपके कॉन्शियस माइंड जिस तरह का सिग्नल आपके सबकॉन्शियस माइंड तक दे रहा है, कंटिन्यूअस दे रहा है, तो वो आपको जरूर मिलेगा। आपने अगर रोटी मांगी है तो पत्थर नहीं मिलेगा, रोटी ही मिलेगी। हाँ जी। आपको पूरे विश्वास से मांगना होगा, तभी आपको मिलेगा। आपका मन विचार से वस्तु की ओर चलता है। जब तक मन में तस्वीर नहीं होगी तब तक मन नहीं चल सकता, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं होगा। आपकी प्रार्थना जो आपका मानसिक कर्म है, वो पहले आपकी मानसिक तस्वीर को बनाना होगा। तभी आपके अवचेतन की शक्ति इस पर काम कर सकती है, इसे साकार कर सकती है। आपको अपने मस्तिष्क में स्वीकृति के बिंदु पर पहुंचना होगा, अविवादित और पूर्ण स्वीकृति। अभी वो बोल रहे हैं कि जो आपका जो अवचेतन मन है वो पिक्चर समझता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको ए फॉर एप्पल पढ़ाया गया था, तो जैसे ही आपको ए बोला तो आपको एप्पल की पिक्चर आई, बी बोला तो बॉल की पिक्चर आई। तो आपने इस तरह से पिक्चर के द्वारा हमें सिखाया जाता है, तो हम बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लेते हैं। आपसे बोला कोई ब्रिज, तो आपके सामने एक ब्रिज की पिक्चर आ जाती है। आपसे बोला डॉग, तो डॉग की पिक्चर आ जाती है। तो हम, हमारा जो अवचेतन मन है वो डॉग नहीं जानता, वो पिक्चर जानता है। उसके पास एक पिक्चर से हमारे को हमने लर्न किया हुआ है। जैसे आपसे बोला कि आप केला याद कीजिए, बनाना, तो बनाना की पिक्चर आ गई। आप याद करिए कार, तो एक कार की पिक्चर आ गई। आप घर याद करिए, तो घर एक हमेशा इस तरह का वो हट वाला, जैसे हमें स्कूल में सिखाया था, वो याद आ जाता है। तो इस तरह से आपको जो पिक्चर के फॉर्म में जो सिखाया जाता है वो आपको याद आ जाता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आपके अवचेतन मन को पिक्चर के फॉर्म में बहुत अच्छा समझ आता है। तो आपको एक पिक्चर की तरह से आपका जो भी प्रार्थना है उसको उसको वैसे याद करनी चाहिए, प्रार्थना को पिक्चर के फॉर्म में, जो भी आपको चाहिए। इसके अलावा अपनी मनोकामना की पूर्ति को पहले से देखने की खुशी तथा सुख की भावना होनी चाहिए। सच्ची प्रार्थना की कला और विज्ञान का दमदार आधार आपका यह ज्ञान तथा पूर्ण विश्वास है कि आपके चेतन मन की गतिविधि पर आपका अवचेतन मन निश्चित प्रतिक्रिया करेगा, जिसमें असीमित ज्ञान और असीमित शक्ति है। इस तरीके से आपको अपनी प्रार्थनाओं का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले कह रहे हैं कि आपको पिक्चर की तरह से पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। मान लीजिए मुझे चाहिए कुछ भी, एक कुछ भी सोच लेते हैं कि जैसे मुझे चाहिए कि एक बीएमडब्ल्यू कार। तो मुझे बीएमडब्ल्यू कार की पूरी एक पता होनी चाहिए कि वो इतनी बड़ी है, वो उस कलर की चाहिए मुझे। तो मैंने एक पिक्चर बना ली है कि मुझे ये चीज चाहिए, इस तरह की पिक्चर आ गई मेरे दिमाग में, है ना। उसके बाद फिर उसके बाद मुझे उस बीएमडब्ल्यू मिलने के बाद कितनी खुशी होगी, है ना। क्या मुझे सुख मिलेगा, क्या मुझे अच्छा लगेगा, मैं क्यों चाहती हूँ, तो वो मुझे पूरी फीलिंग भी आनी चाहिए संग में ना। तो फर्स्ट चीज हो गई कि पिक्चर बननी चाहिए हमारे दिमाग में। दूसरी चीज हो गई कि हमें उस चीज की वैसा ही इमोशन जो फाइनल रिजल्ट पे आएगा, जब मेरे घर में बीएमडब्ल्यू आ जाएगी तो मुझे कितनी खुशी होगी, मैं क्या करूंगी, मुझे कैसी फीलिंग होगी, तो वो फीलिंग भी आनी चाहिए। तब वो चीज पूरी होगी। तो वो हमारी प्रार्थना का जवाब मिलेगा जब हम इन सब चीजों को ऐड करेंगे। हम्म। अब उन्होंने सेकेंड टेक्निक ली है, तस्वीर की तकनीक। हम्म। तस्वीर की तकनीक हम्म। किसी विचार के सूत्रीकरण का सबसे सरल और स्पष्ट तरीका है इसकी तस्वीर हम्म। देखना। देखना। अपने मन की आंख से इसे उतनी ही स्पष्टता से देखना जैसे यह साकार हो। आप आंख से सिर्फ वही देख सकते हैं जो बाहरी जगत में पहले से मौजूद है।
इसी तरह आप मन की आंख से जो तस्वीर देख सकते हैं वह पहले ही आपके मन को अदृश्य क्षेत्रों में मौजूद होती है। जो भी तस्वीर आपके मन में है वह चाही गई अदृश्य चीजों का प्रमाण है। आप अपनी कल्पना में जो घड़ते हैं वह आपके शरीर के किसी अंग जितना ही वास्तविक होता है। विचार वास्तविक होते हैं और वे एक दिन आपकी यथार्थवादी दुनिया में अवश्य प्रकट होंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको अपनी मानसिक तस्वीर के प्रति निष्ठावान रहना होगा। तो आपको एक तो मानसिक तस्वीर होनी चाहिए आपके पास कि आप जो भी चाहते हैं, जो गोल चाहते हैं, वो आपको जैसे आंख बंद करी तो आपको वो चीजें दिखनी चाहिए, है ना। जो भी चीज आप मांग रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए, आपकी कल्पना में वो पूरी तरह से कहते हैं ना जीवंत होनी चाहिए कि हाँ मुझे इस तरह की चाहिए, इस तरह का उसका फील होना चाहिए। मान लीजिए आपको एक ड्रेस चाहिए तो उसका इस तरह का फील आता है, वो उस तरह की कलर की है, वो उसमें ऐसे फ्रिल्स लगी हुई है या उसमें इस तरह का लोगो लगा हुआ है, तो वो सब आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए बिल्कुल कि कैसी पिक्चर आपके दिमाग में आ रही है। वे एक दिन आपकी यथार्थवादी दुनिया में अवश्य प्रकट होगी, और जब आप इतनी अच्छी पिक्चराइजेशन अपने दिमाग में कर लेंगे ना तो वो आपकी जीवन में वो जरूर आएगी। वो ये बोल रहे हैं बस आपको उसके लिए बहुत फेथ रखना होगा कि वो, और उसको बार बार विजुलाइज करता रहना पड़ेगा कि वो पिक्चर के फॉर्म में कि वो क्या चीज। चिंतन की यह चिंतन की यह प्रक्रिया आपके दिमाग पर छाप छोड़ देती है। यह छाप बाद में आपके जीवन में तथ्य और अनुभव के रूप में सामने आती है। आर्किटेक्ट जिस तरह की इमारत बनाना चाहते हैं पहले उसकी तस्वीर देखते हैं। वे उसे इस तरह देखते हैं जिस तरह वे उसे पूरा देखना चाहते हैं। उसकी कल्पना और विचार प्रक्रिया एक प्लास्टिक का सांचा बन जाती है जिससे इमारत उभरेगी। ये सुंदर या बदसूरत हो सकती है, गगनचुंबी अट्टालिका या एक मंजिला मकान हो सकती है, लेकिन ये सब तस्वीर की कल्पना से शुरू होता है। आर्किटेक्ट के मानसिक आर्किटेक्ट की मानसिक तस्वीर कागज पर आकार लेती है। अंततः कॉन्ट्रैक्टर और भवन निर्माता आवश्यक सामग्री इकट्ठी करते हैं और इमारत बनने लगती है। पूरी होने पर यह आर्किटेक्ट के मानसिक ढांचे के अनुरूप होती है। उन्होंने कितना अच्छी तरह से बताया, जैसे कि एक आर्किटेक्ट जब किसी को उसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसे घर बनाने का, तो वो पहले एक दिमाग में पिक्चर बनाता है कि मुझे इस तरह का घर चाहिए, या पिक्चर्स ढूंढता है गूगल पे, अब आजकल गूगल है, या किसी तरह का वो मकान देखता है, फिर वो ड्रॉ करता है, फिर नक्शा बनाता है ना, फिर वो ड्राइंग करता है, फिर वो प्लास्टिक का एक सांचा बनाता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्टर्स, और अब वो किसी भी तरह की हो सकती है, जैसा भी उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है उस तरह की उसने इमारत का एक स्ट्रक्चर बना देता है, प्लास्टिक का सांचा। फिर वो लोगों से, कॉन्ट्रैक्टर से, भवन निर्माताओं से कॉन्ट्रैक्ट करता है, और फिर वो सामान इकट्ठा होता है, और फिर जो उसने एक्चुअल पिक्चर देखी थी वो जीवंत रूप में वो घर बन जाता है। तो इस तरह से ही हमें अपने दिमाग में पिक्चर बनानी है कि कैसे हम अपनी जो भी हमारी प्रार्थना है, जो भी हमारी इच्छा है, उसको कैसे हम जीवंत करेंगे, तो उतनी अच्छी तरह से पिक्चर हमारे दिमाग में होनी चाहिए। मैं श्रोताओं के सामने भाषण देने से पहले हमेशा तस्वीर की तकनीक आजमाता हूँ। मैं अपने मस्तिष्क को शांत कर लेता हूँ ताकि विचार की तस्वीर अवचेतन मन तक पहुँचा सकूँ। लेकिन हाँ, फिर मैं पूरे सभागृह की तस्वीर देखता हूँ। इसकी कुर्सियों, पुरुषों और महिलाओं से भरी है। वे अपने भीतर की असीमित उपचार शक्ति से उत्साहित है। मैं उन्हें स्वस्थ, पुरुष और स्वतंत्र देखना चाहता हूँ। अब वो बोल रहे हैं कि ऐसे ही जब मैं कभी कहीं भाषण देने जाता हूँ, अपने किसी ने मुझे अपने स्पीच देने बुलाया होता है, तो मैं पहले से ही विजुलाइज कर लेता हूँ कि मैं यहाँ इस तरह से दूंगा, ये ऐसे लोग बैठे होंगे, और मैं इस तरह से यहाँ खड़ा होऊंगा और इस तरह से बोलूंगा, लोग खुश हो रहे हैं, है ना, मैं उन्हें स्वास्थ्य खुश, और मतलब क्या मैं भाषण दूंगा वो भी उसने विजुलाइज कर लिया। तो मैं पूरा वो विजुलाइज करके जाते हैं पहले से ही, मतलब उन्होंने पहले से ही सोच लिया कि मेरा भाषण इस तरह से होगा और इस तरह से लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, ऐसे तालियां बजाएंगे, इतने खुश होंगे। सब चीज उन्हें पहले से ही कल्पना करनी। हाँ जी। अपनी कल्पना में ये विचार लाने के लिए मैं इस मानसिक तस्वीर को बस, बनाए रखता हूँ। और कल्पना करता हूँ। एक सेकंड। हाँ, मानसिक तस्वीर को बनाए रखता हूँ। हम्म, हाँ, और कल्पना करता हूँ कि लोग कह रहे हैं मैं ठीक हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा काया पलट हो गया है। मैं लगभग 10 मिनट तक ऐसा करता हूँ।
मैं खुद को यह एहसास दिलाता हूँ कि हर व्यक्ति का मन और शरीर प्रेम, पूर्णता और सुंदरता से भरा है। मेरा एहसास उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां मैं मन में जनता की आवाज़ें सुन सकता हूं, जो उनकी सेहत और खुशी की घोषणा करती है। फिर मैं पूरी तस्वीर को मुक्त कर करता हूँ मुक्त पूरी होता हूँ। तस्वीर को और मंच पर पहुंच जाता हूं। इस तकनीक का प्रयोग करने के बाद मैं जब भी बोलता हूं, तो हर बार कुछ लोग बात तक रुक कर मुझे बताते हैं कि उन्हें उनकी प्रार्थनाओं का जवाब मिल गया। अब वो क्योंकि एक सबकॉन्शियस माइंड के ट्रेनर हैं, तो वो यही देखते हैं कि कैसे उन्होंने ये देखा, पहले से ही सोच लिया कि मुझे लोगों ने अप्रिशिएट किया कि मेरा जीवन अच्छा हो रहा है ना, मेरा सब कुछ अच्छा हो गया और मुझे अप्रिशिएट करने लगे, मेरी जीवन बदल गया है ना। तो ये सब पहले से ही वो विजुलाइज करके जाते हैं जब भी वो कोई भाषण देने जाते हैं। तो हमारी एक टेक्निक ये होती है, पहली टेक्निक हमने पढ़ी थी कि कैसे चेतन से सब अवचेतन मन तक अपनी बात को पहुंचाना, बार बार रिपीटेडली बोलकर, है ना। अब हमें दूसरा टेक्निक क्या बताई है उन्होंने, विजुअलाइजेशन, जिसमें हम पिक्चर के फॉर्म में अपनी चीज पहले से ही देख लेंगे। पहले से ही हमने देख लिया। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए नहीं, मतलब जो भी ये जो जितने भी खेल वाले जो लोग होते हैं, जो खेल वाली फील्ड में होते हैं, जो भी एथलीट होते हैं या जो भी प्लेयर्स होते हैं, वो पहले से ही अपना मैच विजुअलाइज कर लेते हैं कि मैं इतना रन बनाऊंगा, मैं ऐसे मुझे, जैसे मान लीजिए क्रिकेटर है तो वो पहले से ही देखता है कि मैं फील्ड में जा रहा हूँ और मुझे इतने रन मिल रहे हैं, लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैंने इतने छिक्के लगा दिए, इतने चौके लगा दिए। ऐसे ही एथलीट है, वो पहले से ही विजुअलाइज कर रहा है कि मैं इतनी तेज भागूंगा। वेट लिफ्टर, तो ये जो प्लेयर्स होते हैं, जो भी एथलीट, ये सब लोग होते हैं, इनको पहले से ही विजुअलाइज करना सिखाया गया होता है कि वो पहले से ही अपनी सक्सेस का विजुअलाइज कर ले और अपनी, तो उससे क्या होता है, हमारी पावर बढ़ जाती है और हम बिल्कुल करेक्टली वो चीज देख लेते हैं कि कैसे वो हो जाएगा। तो जब हम पहले से अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये पहुंचा देते हैं कि हमारा सब कुछ ठीक हो गया, तो वो हमारा सब कुछ ठीक कर देता है। तो फर्स्ट टेक्निक उन्होंने ये सेकंड टेक्निक जो बताई है, विजुअलाइजेशन की बताई है, जहां हम पिक्चर फॉर्म में पहले से ही देख लेते हैं और उनकी आपकी जो प्रार्थना है, जो भी आप करने जा रहे हैं, स्पीच देने जा रहे हैं, वो आपकी एक इच्छा है कि वो बहुत अच्छी जाए, तो वो वैसे ही जाती है और उससे भी अच्छा परिणाम मिलता है जब आप पहले से विजुअलाइज करके जाए। अब दूसरी टेक्निक पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ूं, कहाँ से शुरू है? मानसिक फिल्म विधि। ठीक है। मानसिक फिल्म विधि, जैसे पुरानी कहावत। अच्छा, ये मानसिक फिल्म विधि। जैसा पुरानी कहावत दावा करती है, एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर है। इस तथ्य पर जोर दिया जाना चाहिए कि अवचेतन मन किसी भी तस्वीर को साकार कर देगा, बशर्ते उसके पीछे आस्था हो। इस तरह काम करो जैसे मैं हूँ और मैं सचमुच मौजूद रहूंगा। अभी क्या है कि आपको क्या करना है, एक मानसिक फिल्म विधि बनानी है। अब ये थर्ड टेक्निक आ गई कि हमने एक फिल्म की तरह से अपना जो भी हमारी प्रार्थना है, जो भी हमारी इच्छा है, वो हमें फिल्म की तरह से देखनी है ना। उसकी तस्वीर, एक तस्वीर हजार शब्द के बराबर है। एक तस्वीर बनाई और फिर हमने उसमें क्या क्या चीजें ऐड करी, वो अब बताएंगे, आगे चलेंगे। कुछ साल पहले मैं मिडवेस्ट में एक लेक्चर टूर पर था। इस सिलसिले में मुझे कुछ राज्यों में जाना पड़ा। मैं उस इलाके में एक स्थायी जगह चाहता था ताकि मैं जरूरतमंद लोगों की सेवा कर सकूं। मैंने काफ़ी दूर दूर तक यात्रा की, लेकिन स्थायी जगह के विचार को नहीं भूला। एक रात को स्पोकेन वाशिंगटन में मैं अपने होटल के कमरे में पलंग पर आराम कर रहा था। मैंने अपने ध्यान को स्थिर कर लिया। शांत और निष्क्रिय तरीके से मैंने कल्पना की कि मैं बहुत बड़े जन समुदाय के सामने भाषण दे रहा था। मैंने सुनने वाले लोगों से कहा, मुझे यहाँ आकर खुशी हुई। मैंने इस आदर्श अवसर के लिए प्रार्थना की है। अब वो एक जगह लेक्चर देने गए थे और वहां पर उन्होंने क्या किया, जब, ताकि मैं जरूरतमंदों की सेवा कर सकूं, और वहां पर उन्होंने ये सब विजुलाइज किया, है ना, कि शांत और निष्क्रिय तरीके से मैंने कल्पना की कि बहुत बड़ी जन की, वो उन्होंने फिर वैसे ही विजुलाइज किया कि मैं भाषण दे रहा हूँ और लोग मुझे आकर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा भाषण था और खुश हो रहे हैं। और इस तरह से उन्होंने ये प्रार्थना की। तो आगे पढ़ेंगे। मैंने अपने मन की आंख से काल्पनिक भीड़ को देखा। मुझे यह वास्तविक लगी। मैंने किसी अभिनेता की तरह इस मानसिक फिल्म का नाटकीयकरण किया।
मैंने संतुष्टि महसूस की कि यह तस्वीर मेरे अवचेतन मन तक पहुंच रही है, जो अपनी तरीके से इसे वास्तविकता में बदल देगा। अगली सुबह जागने पर मुझे काफी शांति और संतुष्टि का एहसास हुआ। कुछ दिन बाद मेरे पास मिडवेस्ट के एक संस्थान का फोन आया। वे मुझे अपना डायरेक्टर बनाना चाहते थे। मैंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कई साल तक वहीं पर बहुत ही संतुष्टिदायक काम करने का आनंद लिया। अब ये एक फिल्म बनाने को कह रहे हैं कि आपका पास अभी ऑफर आया नहीं था, उससे पहले आपने फिल्म बनाना शुरू कर दिया, आपने दिमाग में विजुलाइज करना शुरू कर दिया कि मैं वहां का ये बन गया हूँ और मैं इस तरह से भाषण दे रहा हूँ, फिर लोग खुश हैं, तो इस तरह से आपने पूरी एक फिल्म की तरह से उसको एक, आप इसको रिटन में भी लिख सकते हैं, कहते हैं ना स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, कि आपने पूरा लिख दिया कि मैंने फिल्म की तरह से, कि मैंने इस तरह से ये काम किया, लोग मुझसे ऐसे डायलॉग बोल रहे हैं, फिर मैंने उनको ये बोला, तो उन्होंने पूरे फिल्म की तरह से उसको विजुलाइज कर लिया। कहाँ पर है? कहाँ से देखना है? इल्ला, हाँ? हाँ यहाँ से, आगे पीछे? ये लास्ट, कहाँ से? जिस जिस तरीके का वर्णन मैंने हाँ, किया है। अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक है। जिस तरीके का वर्णन मैंने किया है उसे अक्सर मानसिक फिल्म विधि, मेंटल मूवी मेथड कहा जाता है। मुझे बहुत से लोगों के पत्र मिलते हैं जिन्होंने मेरी पुस्तकें पढ़ी है या मेरे भाषण सुने हैं। मैं मुझे इसमें मुझे इस इस तकनीक से हासिल हुए आश्चर्यजनक परिणामों के बारे में बताते हैं। अब ये मेंटल मूवी मेथड मतलब आपने अपने मन में एक मानसिक में, मन में आपने एक फिल्म सी चला दी कि ऐसा हो रहा है, फिर ऐसा हो रहा है, ये मुझे मिला, इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ। मतलब उन्होंने अपने भाषण को लेके किया है। आप जो भी आप चाहते हैं लाइफ में, मान लीजिए मुझे किसी से रिलेशन अच्छा करना है, तो आपने मूवी की तरह से उसको विजुलाइज कर लिया कि वो पर्सन आया, उसने मुझसे ऐसे बात की, फिर मैंने उससे ऐसे बात की, मुझे उसने इतनी अच्छी तरह से जवाब दिया, उसने, मैंने उससे ये बोला, उसने मुझे ऐसे प्यार से बात की। तो ये आपने जो भी रिलेशनशिप ठीक करना है, तो उसमें ये वाला मेथड बहुत काम आता है कि आपने पूरा विजुलाइज किया कि ऐसा होगा। बाकी और चीजों में भी करिए, रिलेशनशिप में करके देखिए, बहुत अच्छा काम करता है कि आपने पूरा विजुअलाइजेशन कर दिया कि इस तरह से आपके दिमाग में हो रहा है। और उसमें आपको नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचना है, उसमें संशय नहीं रखना है, उसमें डाउट नहीं लाना है, तो वो आपका पूरी चीज होती है। और मानसिक फिल्म विधि से आप पूरा विजुलाइज करके बैठ के, कहते हैं ना मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने, वो उस तरह से आपको सोचना है और पूरी मूवी बनानी है। हाँ जी। मानसिक फिल्म विधि का एक क्षेत्र में खास उपयोगी लगती है जायदाद बेचना। अगर आप कोई मकान या जायदाद बेचना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप पहले तो अपने मन में ये संतुष्टि कर लें कि आपके द्वारा तय कीमत सही है और आपके तथा खरीदार दोनों के हिसाब से न्यायपूर्ण है। इसके बाद अपने मस्तिष्क को शांत कर लें, शिथिल हो जाएं, विश्राम करें और उनिंदी निष्क्रिय अवस्था में चले जाएं ताकि समस्त मानसिक प्रयास न्यूनतम हो जाएं। आप अपने हाथों में चेक की तस्वीर देखें, चेक पाने पर खुशी मनाएं, चेक के लिए धन्यवाद दें और अपने मस्तिष्क में बनी पूरी मानसिक फिल्म की सहजता अनुभव करते हुए सो जाएं। अब उन्होंने बोला है कि उनको ऐसा लगता है कि जो जायदाद, जब हमें कोई चीज खरीदनी बेचनी है, अपनी कोई भी प्रॉपर्टी बेचनी है, तो उसमें ये टेक्निक बहुत काम आती है कि आप उस स्टेट में चले जाएं जब आपको नींद आने वाली है, और जब नींद आने से पहले आपने वो, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो चेक मिल गया, मेरी जमीन बिक गई है, और मुझे ये इस ब्रोकर ने करवा दिया, और मेरा ये जो खरीदार है वो आया, मुझे चेक दे गया, और मुझे ये खुशी हो रही है, तो उसने पूरा वो पिक्चर अपने दिमाग में चला दी। कब? उनीदी वाली स्टेट में, जब आप सोने वाले हैं। हम्म। आप आपको इस तरह काम करना है जैसे यह सच हो चुका हो। ऐसा करने से अवचेतन मन पर इसकी छाप बन जाएगी। फिर असीमित बुद्धिमत्ता उस खरीदार को आपकी ओर आकर्षित करेगी जो उस जायदाद को सचमुच चाहता है और जो इसे प्रेम करेगा तो तथा इसमें समृद्ध होगा। मस्तिष्क के अधिक गहरे प्रभाव से खरीदने और बेचने वाले एक साथ आ जाते हैं। आस्था होने पर मन में रखी मानसिक तस्वीर हकीकत बन जाएगी। जब आप ये कंटिन्यूस विजुलाइज करोगे, तो जो भी खरीदार होगा आपकी प्रॉपर्टी का, उस तक ये सिग्नल पहुंचेगा, और वो अपने आप आपके सामने आएगा, और वो आपकी जो जो भी आपका जो डील है वो पूरा हो जाएगा। तो बस ये है कि आपको वो पिक्चर देखते रहनी है,
वो सपने होते हैं ना, जैसे सपने बनाते रहने हैं, बुनते रहने हैं वो सपने, जैसे मुंगेरी लाल के जब हम हसीन कहते हैं ना हमारे सपने हैं, अगर वो सपने आप कंटिन्यूअस देखते रहेंगे, बुनते रहेंगे, तो वो सच भी होते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये एहसास करा देंगे कि हाँ वो सपने सच हैं। मतलब सिर्फ एक बार सोच के या फिर डाउट लाके नहीं छोड़ना है आपको, वो सपने बुनते रहना है, तो वो सच भी होते हैं और वो पूरे विजुअलाइज पिक्चर के रूप में आप करते रहेंगे तो वो जरूर पूरे बोडोइन तकनीक। होंगे। चार्ल्स बोडोइन फ्रांस के रूसो इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे। वे न्यू नैन्सी स्कूल ऑफ हीलिंग के कुशल साइकोथेरेपिस्ट और शोध निदेशक थे। उन्होंने पाया कि अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका उनिंदी, निष्क्रिय या नींद जैसी अवस्था में पहुंचना है, जहां सारे प्रयास कम से कम हो जाएं। फिर चिंतन द्वारा ये विचार शांत, निष्क्रिय, ग्रहणशील तरीके से अवचेतन तक पहुंचाया जाता है। अब एक और टेक्निक है, अब इन्होंने थर्ड टेक्निक दी है। जैसे हमने पहले कौन सी थी, चेतन से अवचेतन में पहुंचने वाली, फिर हमने पिक्चर टेक्निक करी, फिर हमने मूवी टेक्निक करी। अब उन्होंने एक बडोइन टेक्निक बताई है, जिसमें एक ये जो साइकोथेरेपिस्ट थे चार्ल्स बडोइन जो फ्रांस में थे, उनका तरीका जो कि हमें फिर जो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने की टेक्निक है, जो कि हमें उनीदी वाली स्टेट, जब हमें नींद आने वाली होती है उस समय कैसे अपने विचार को अपने मस्तिष्क तक पहुंचाया जाए, वो उन्होंने टेक्निक बताई है। हाँ जी। जैसा बोडोइन ने स्पष्ट किया, ऐसा करने अवचेतन मन को मरने का एक आसान तरीका सुझाई वस्तु के विचार को सघन करना है। इसे तत्काल याद होने वाले संक्षिप्त वाक्यांश में व्यक्त करना है और लोरी की तरह बार बार दोहराना है। जब हम अपने उनीदी वाली स्टेट में बार बार सबकॉन्शियस माइंड को लोरी की तरह से कोई चीज बताते हैं, तो वो याद हो जाती है। उस तरह से उन्होंने ये टेक्निक बताई है। अब ये डिस्क्राइब करेंगे और समझेंगे इसके बारे में। कहाँ से है ये? ऊपर से कुछ साल पहले। हाँ, कुछ साल पहले लॉस लॉस एंजलिस की एक युवा विधवा लंबे और कटु पारिवारिक विवाद में उलझ गई थी। उसके स्वर्गीय पति ने पूरी जायदाद उसके नाम कर दी थी, लेकिन पहली शादी से उसके बेटे बेटियों ने वसीयत को गैर कानूनी ठहराने के लिए मुकदमा दायर कर दिया था। उन्होंने विधवा के समझौते के प्रस्तावों को ठुकरा दिया था। पढ़ते हैं और आगे पढ़ते जब हैं इस थोड़ा सा। जब इस विधवा ने मेरी मदद मांगी तो मैंने उसे बोडोइन तकनीक बनाई। मैंने उससे उससे कहा कि वह अपनी आवश्यकता को कुछ शब्दों में भर लें, ताकि यह उसकी याद पर आसानी से अंकित हो सके। उसने जो वाक्यांश चुना वह था, ये देवी इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ। इन शब्दों से उसका मतलब था कि असीमित बुद्धि जो उसके अवचेतन मन के नियमों द्वारा काम कर रही थी, सामंजस्य के सिद्धांत द्वारा सामंजस्यपूर्ण निष्कर्ष निकालेगी। अब जब एक कोई लेडी थी जो कि विडो हो गई थी, उसके उसका जायदाद से विवाद चल रहा था, तो वो उसके पास आई, उनके पास जो ये साइकोथेरेपिस्ट थे, और उनसे पूछा कि कैसे किया जाए, कैसे मुझे वो जायदाद में मतलब समझौता हो जाए। तो वो उन्होंने ये टेक्निक बताई और वो आगे 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 बता रहे कि किस तरह से उसने वो टेक्निक को फॉलो किया। हाँ जी। 10 रातों तक हर रात वह एक कुर्सी पर बैठी और अपने शरीर को सुनियोजित तरीके से शिथिल करके उनिंदी अवस्था में पहुंची। फिर उसने धीरे धीरे शांति और भावना से यह वाक्य बार बार दृढ़ता से कहा, ये देवी इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ। उसे आंतरिक शांति का एहसास हुआ। फिर वह गहरी सामान्य नींद में सो गई। मतलब उसने पहले अपने को नींद, जब वो वाली नींद वाली उनीदी वाली स्टेट में जब आई, जब सोने की होने वाली थी, तब उसने ये बोला कि ये सब चीज अच्छी हो गई है ना, सब शांतिपूर्ण हो गया है, और फिर वो सो गई। उसने 10 रातों तक इस तरह से किया ये वाला टेक्निक। 11वें दिन सुबह जागने पर उसे सुखद एहसास हुआ। उसे विश्वास था कि यह सचमुच पूर्ण हो गया था। उसी दिन उसके वकील ने उसे फोन किया। विपक्षी वकील उसके मौखिक समझौते के लिए तैयार हो गए थे। सामंजस्यपूर्ण समझौता हो गया
और मुकदमा वापस ले लिया गया। कैसे उन्होंने इस बडोइन टेक्निक से, मतलब उसमें क्या था कि सब कॉन्शियस माइंड को अपने समझाना था कौन सी स्टेट में जब हमें नींद आने वाली है, बार बार ये प्रेयर करनी थी, एक कोई अच्छी एफर्मेशन बोल के कि मेरा सब कुछ ठीक हो गया, मेरा सब कुछ ठीक हो गया, या मैं जो भी आप चाहते हैं वो आप अपनी इच्छा उस समय जाहिर करिए और सो जाइए। तो आपकी वो जो इच्छा है वो पूर्ण रूप से काम करती है, और जैसे इस लेडी के काम करी ऐसे ही आप भी ये टेक्निक अपनाकर ये वाली इच्छा कर सकते हैं। तो आपके पास अब इतनी सारी ये टेक्निक्स बता रहे हैं, वो आप समझते जाइए और आप अपने लाइफ में कोई भी टेक्निक लेकर या दो तीन टेक्निक को मिक्स कर कर भी कर सकते हैं। हाँ जी। नींद की तकनीक। नींद की तकनीक। हम्म, उनिंदी निष्क्रिय अवस्था में प्रयास न्यूनतम हो जाते हैं। उनिंदी अवस्था में चेतन मन काफी हद तक निष्क्रिय हो जाता है। इसका कारण यह है कि अवचेतन सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक ठीक बाद ही सबसे शक्तिशाली होता है। इस अवस्था में आपकी इच्छा को अवचेतन मन तक पहुंचने से रोकने वाले नकारात्मक विचार मौजूद नहीं होते हैं। मतलब जो हमारी उनीदी वाली स्टेट होती है ना सोने से पहले, है ना, और जागने के तुरंत बाद जो स्टेट होती है, उस समय आप जो भी कुछ मांगते हैं, है ना, वो चीज आपकी पूरी होने लगती है। तो वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो रहा होता है उस समय आपका सब कॉन्शियस माइंड, और चेतन मन क्योंकि सो चुका होता है, उसके पास लॉजिक नहीं बचता है किसी के पास। जब चेतन मन को, हमें अंदर जो हमारा जो विचार है वो जाने से कौन रोकता है? हमारा कॉन्शियस माइंड। तो जब कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है और अब सब कॉन्शियस माइंड तैयार है अब वो ग्रहण करने के लिए, तब हमें वो चीज बतानी होती है अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो भी हम चाहते हैं। हाँ जी। मान लें आप किसी विनाशक आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं। हम्म, इसके लिए आरामदेह मुद्रा अपना लें, अपने शरीर को शिथिल कर दें और स्थिर हो जाएं। उन्नींदी अवस्था में जाएं और बार बार किसी लोरी की तरह दोहराते हम्म। रहें, मैं इस आदत से पूरी तरह आज़ाद हूँ। मैं सद्भाव और पूर्ण मानसिक शांति महसूस कर रहा हूँ। इन शब्दों को रात और सुबह 5-10 मिनट तक धीरे धीरे शांति और प्रेम से दोहराएं। बार बार दोहराने से शब्दों का भावनात्मक महत्व बढ़ जाता है। जब नकारात्मक आदत जोर मारे तो इस फार्मूले को दोहरा लें। इस तकनीक से आप अवचेतन को विचार स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं और उपचार हो जाता है। अब यहाँ पर ये एफर्मेशन की तरह से कर रहे हैं कि एफर्मेशन जैसे हम बोलते हैं ना उन्हीं इस अवस्था में, जब सोने से पहले और सोने उठने से, मतलब जैसे ही उठे हैं उसके बाद आप ये एफर्मेशन जो भी आप बार बार दोहराइए, जो भी चाहते हैं आप अपनी लाइफ में वो बार 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 सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाइए। अगर कोई नेगेटिव बात आ रही है आपके दिमाग में, उसको भी हटा के फिर दोबारा से आप ये फॉर्मूला अपनाइए, बार बार एफर्मेशन बोलिए ये वाली स्टेट में। तो आपके पास अब टेक्निक कौन कौन सी होगी? पहले चेतन से सब कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने वाली, फिर पिक्चर टेक्निक, फिर मूवी टेक्निक, फिर बडोइन टेक्निक, और फिर आपकी ये नींद की टेक्निक जिसमें हमने एफर्मेशन बोली। अब आगे और टेक्निक बता रहे हैं वो। धन्यवाद। टेक्निक हम्म, तकनीक बाइबल में पौल सुझाव देते हैं कि हम अपने आग्रहों के साथ प्रशंसा करें और धन्यवाद दें। प्रार्थना के इस आसान तरीके से असाधारण परिणाम मिलते हैं। कृतज्ञ हृदय ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियों के हमेशा करीब होता है, जिससे साझे संबंध के नियम तथा क्रिया और प्रतिक्रिया के ब्रह्मांडीय नियम के आधार पर इसकी ओर असंख्य नियामतें प्रवाहित होती है। अब ये आपको पता ही है सब लोगों को कि धन्यवाद, जो हमें ग्रेटिट्यूड का जो भाव होता है वो हमें सबसे ज्यादा चीजें को मैनिफेस्ट कराने में मदद करता है। तो और जितना हम धन्यवाद करेंगे उतना ही हमें सब ज्यादा मिलेगा। जो हम जब बहुत सारे लोगों को अपनी जो भी हमारे पास चीजें हैं, नियामतें हैं, हमें मिली हैं, जब हम धन्यवाद करना सीखेंगे तो हमें वो और यूनिवर्स हमें और देगा। जब उसको ये पता चल जाएगा कि ये मेरा जो बच्चा है जिसको जो मैंने दिया हुआ है वो उसकी उसके लिए शुक्रगुजार है, तो वो हमें और देगा। जब हम उस चीज के लिए शुक्रगुजार नहीं होते हैं तो वो ये सोचता है कि मैंने इसको इतना कुछ दिया, ये कभी मुझसे शुक्रिया तो बोलता नहीं है। जैसे अब कोई पेरेंट है, उसका बच्चा जब
पेरेंट को वो जाकर बोलता है कि हाँ पापा आपने मुझे बहुत अच्छा सामान दिलाया या मम्मी अच्छा दिलाया, तो हमें अच्छा लगता है, पेरेंट को एज अ पेरेंट बहुत अच्छा लगता है। फिर हमें लगता है कि इस बच्चे को कद्र है जो मैंने दिलाया है, तो हमारा और दिलाने का मन करता है। तो वैसे ही जब हम किसी को शुक्रिया बोलते हैं, जब किसी के लिए अच्छी फीलिंग रखते हैं, तो हमें और दिया जाता है। तो ये धन्यवाद टेक्निक हमें सिखा रहे हैं कि कैसे धन्यवाद देकर हम अपनी जो भी मैनिफेस्टेशन है उसे पूरा कर सकते हैं। हम्म। हाल ही में एक युवा माँ ने मुझे इस तकनीक के बारे में अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा, छूट गई मेरी नौकरी छूट गई थी और मैं दिवालिया थी। मेरे 3 बच्चे थे जिनका मुझे पेट पालना था। मैं नहीं जानती थी कि मदद के लिए किधर जाऊं। फिर मैंने आपकी ये बात सुनी कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिलने से पहले ही हमें कृतज्ञ होकर धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग की बत्ती जल गई हो। मैं समझ गई कि मुझे इसे आजमाना ही होगा। अब ये हमने पहले भी मैजिक बुक में पढ़ा कि कैसे हम जो चीज हमें मिली नहीं है उससे पहले ही हम उसके लिए ग्रेटफुल हो जाएं, थैंकफुल हो जाएं, कि हम अपना सेंटेंस ही ये लिखें कि आई एम ग्रेटफुल फॉर, है ना, जो भी धन्यवाद देते हुए हमने जो ग्रेटिट्यूड लिखना है वो ऐसे ही लिखना है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई चेयर, बिकॉज माई चेयर इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई सिटिंग, है ना, तो मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहती है, मैं उस पर बैठ सकती हूँ, है ना, ऐसी मेरी टेबल है, मैं उसके लिए इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि मैं उस पर बैठ के पढ़ सक मतलब उस पर अपनी किताब लिख बैठ कर लिख सकती हूँ। या मैं अपने किसी रिश्तेदार के लिए इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे केयर करता है, अंडरस्टैंड करता है ना। तो मुझे जब ये पहले से ही शुक्रगुजार हो जाऊंगी, या मान लीजिए मुझे एक कार चाहिए, बीएमडब्ल्यू कार चाहिए, मैंने वही एग्जाम्पल फिर से लिया, तो मैंने बीएमडब्ल्यू कार के लिए पहले से ही बोल दिया कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बीएमडब्ल्यू कार मिल चुकी है। तो जब हम पहले से ही शुक्रिया कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा यूनिवर्स तक साइन जाता है कि आप पहले से ही शुक्रगुजार हैं, जो चीज आपको मिलनी है वो पहले ही आपको वो ला कर देगा। हम्म। हर रात और सुबह 3 हफ्ते तक वह महिला ये सब हम्म। दोहराती रही, परम पिता मेरी दौलत के लिए धन्यवाद। उसने ये काम शिथिल शांत अवस्था में किया और तब तक करती रही जब तक कि कृतज्ञता की भावना उसके दिमाग पर हावी नहीं हो गई। उसने कल्पना की कि वह अपने भीतर की असीमित शक्ति और बुद्धिमत्ता का आह्वान कर रही है। हालांकि जाहिर है वह रचनात्मक बुद्धिमत्ता ये असीमित मस्तिष्क को देख नहीं सकती थी। वह आध्यात्मिक अनुभूति की अंदरूनी आंख से देख रही थी और उसे ये एहसास था कि दौलत की उसकी विचार छवि पहला कारण फर्स्ट खोज था, जिससे उसे धन प्रतिष्ठा और भोजन मिलेगा। उसकी विचार भावना दौलत से ओतप्रोत थी, जिस पर किसी तरह की परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ा था। अब उसने जो भी थी, उसने जो अपने धन्यवाद देकर उसने ये बोला कि परमपिता मेरी दौलत के लिए धन्यवाद, और वो इतनी फीलिंग से बोल रही थी, इतनी अंदर भावना से बोल रही थी, ये नहीं कि बस मुझे धन्यवाद है। अब मैंने बोला कि कार के लिए मुझे धन्यवाद है, मेरे पास कोई फीलिंग नहीं आई, तो भगवान कहाँ से देगा? कि आपको फीलिंग ही नहीं है, आपको कृतज्ञता की फीलिंग आनी चाहिए। और उसने उस चीज का बिल्कुल मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल ही अंदर से विश्वास कर लिया, जिससे उसे धन प्रतिष्ठा और भोजन मिलेगा, है ना। मतलब उसने पूरी अंदर से अपने को ओत प्रोत कर लिया, मतलब इतना खुश और इतना वो उस इमोशंस में, फीलिंग्स में चली गई कि वो बार बार वो धन्यवाद दोहराती रही। मतलब उसको ये नहीं लगा कि मैं कभी भी ये ना मानूं कि मुझे नहीं मिला है, मतलब वो हमेशा यही करती रही, उस चीज के लिए धन्यवाद करती रही, बार बार धन्यवाद परमपिता दोहराकर बार महिला का। बार धन्यवाद परमपिता दोहराकर महिला का दिलो दिमाग स्वीकृति ये के बिंदु। बिंदु तक पहुंच गया। जब उसके मन में कमी, गरीबी और रोग के विचार आते थे, तो वह आवश्यकता अनुसार बार बार कहती थी, धन्यवाद परमपिता। वह जानती थी कि अगर वह कृतज्ञ नजरिया रखेगी तो उसका दिमाग दौलत के विचार को ग्रहण कर लेगा। यही हुआ। अब उसने, आप ये देखिए, आप ये बोल रहे हो कि मैंने तो ग्रेटिट्यूड बहुत बोला, मैंने तो इतने थैंक यू लिख दिए, फिर भी मुझे नहीं मिला, लेकिन आपको उसके संग फीलिंग आनी चाहिए कि मैं बिल्कुल अब ये मान चुकी हूँ कि मैं बहुत अमीर हूँ। मैं कहीं भी गरीबी, जब भी उसका वो गरीबी का कोई ऐसा ख्याल भी आता था तो भी वो धन्यवाद करती थी, और वो ये मान चुकी थी कि वो अमीर ही है। और वो फिर जब उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ये ग्रहण कर लिया तो फिर ऐसा ही हुआ। आगे बढ़ते हैं। उस महिला की प्रार्थना का एक रोचक परिणाम मिला। प्रार्थना शुरू करने के कुछ समय बाद उसे रास्ते में एक पूर्व नियोक्ता मिला।
जिसे वह 5 साल से नहीं मिली थी। पूर्व नियोक्ता ने उसके सामने अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी देने का प्रस्ताव रखा। उसने उसे कर्ज भी दिया ताकि वह पहली तनख्वाह मिलने तक काम चला सके। उस महिला ने मुझसे कहा, मैं धन्यवाद परमपिता की अद्भुत शक्ति को कभी नहीं भूल पाऊंगी। इसने मेरे लिए चमत्कार किया है। अब आप देखिए कि फिर उसको ऐसा ही हुआ कि एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसको जॉब मिल गई, और फिर उसने ये माना कि वो अब ये थैंक यू वाली टेक्निक को कभी नहीं भूल सकती है। तो ये एक थैंक यू टेक्निक और बताई गई है। अब आगे चलेंगे। सकारात्मक घोषणा का तरीका, अब ये एक टेक्निक है कि सकारात्मक घोषणा का तरीका। हम्म, सकारात्मक घोषणा का प्रभाव काफी हद तक इसके शब्दों में निहित सत्य और अर्थ की आपकी समझ से तय होता है। प्रार्थना में निरर्थक दोहराव न करें। सकारात्मक घोषणा की शक्ति निश्चित और स्पष्ट सकारात्मक बातों के बुद्धिमत्तापूर्ण अमल में है। मान ले स्कूल का कोई बच्चा 3 और 3 को जोड़कर ब्लैक बोर्ड पर 7 लिख देता है। टीचर गणित की निश्चितता से घोषणा करता है कि 3 और 3 6 होते हैं। इसके बाद बच्चा अंकों को बदल देता है। टीचर की घोषणा से 3 और 3 6 नहीं हुए। ये तो पहले से ही गणित की सच्चाई थी। इसी सच्चाई के कारण बच्चे ने ब्लैक बोर्ड के अंक को बदल दिए। अब ये क्या है, ये बता रहे एग्जाम्पल की कैसे 3 और 3 3 6 बच्चे ने 7 लिखा और टीचर ने 6 कर दिया, क्योंकि बच्चा भी जानता था कि एक्चुअल में रियल आंसर 6 ही है, ये एक गणित का नियम है। हम्म, बीमार होना असामान्य है, स्वस्थ होना सामान्य है। स्वास्थ्य आपके अस्तित्व की सच्चाई है। जब आप स्वास्थ्य, सामंजस्य और खुद के लिए या किसी दूसरे के लिए शांति की सकारात्मक घोषणा करते हैं, तथा जब आपको ये एहसास होता है कि आपके अस्तित्व के शाश्वत सिद्धांत हैं, तो आप अवचेतन मन के नकारात्मक ढांचे को अपनी आस्था और घोषणा के अनुरूप दोबारा व्यवस्थित कर लेते हैं। आगे पढ़ेंगे और डिटेल में। प्रार्थना की एक से प्रार्थना, यह प्रार्थना, यह प्रार्थना मैं अपनी बहन कैथरीन के लिए यहाँ यह प्रार्थना मैं अपनी बहन कैथरीन के लिए कर रहा हूँ। वह आराम और चैन से है, संतुलित और पूरी तरह शांत। अवचेतन मन की जिस नहीं, उपचारक आगे नहीं नहीं, ये हमने गलत किया, एक सेकेंड, पीछे आपने रह गया। देखा। हाँ, ये है, ये लास्ट लाइन, प्रार्थना की। प्रार्थना की सकारात्मक घोषणा का परिणाम जीवन के सिद्धांतों पर बल देने पर निर्भर करता है। चाहे स्थिति कैसी भी दिखे, एक पल के लिए विचार हम्म, करें। करें। गणित का एक सिद्धांत होता है, लेकिन गलती का कोई सिद्धांत नहीं होता। सच्चाई का एक सिद्धांत होता है, लेकिन बेईमानी का नहीं होता। बुद्धि का एक सिद्धांत होता है, लेकिन अज्ञान का नहीं होता। सद्भाव का एक सिद्धांत होता है, लेकिन मन मुटाव का नहीं होता। स्वास्थ्य का एक सिद्धांत होता है, लेकिन बीमारी का नहीं होता। और समृद्धि का एक सिद्धांत होता है, लेकिन गरीबी का नहीं होता। तो हमेशा पॉजिटिव, मतलब ये बोल रहे हैं ना कि पॉजिटिव ही करें, पॉजिटिव ही सोचें, है ना। ये हमारा सकारात्मक घोषणा का तरीका है ना। प्रार्थना की सकारात्मक घोषणा का परिणाम जीवन के सिद्धांतों पर बल देने पर निर्भर करता है कि आप किस चीज को मानते हैं ज्यादा, है ना। आप अगर ये मानते हैं कि हर चीज बेकार है तो फिर बेकार ही है ना। लेकिन कुछ बेकार का नियम नहीं होता, सब अच्छाई का ही नियम होता है, गणित का एक सिद्धांत होता है ना। इसी तरह कोई भी गल मतलब कोई भी गलती का कोई सिद्धांत नहीं होता, सच्चाई का सिद्धांत होता है, बेईमानी का कुछ नहीं होता, मतलब हर चीज अच्छी का ही सिद्धांत है, उसका कोई सिद्धांत नहीं है। अब आगे पढ़ेंगे। गलती जब का मतलब, इंग्लैंड हाँ, जब इंग्लैंड जब के एक इंग्लैंड के एक अस्पताल में गॉल स्टोन्स हटाने का मेरी बहन का ऑपरेशन होने वाला था, तो मैंने सकारात्मक घोषणा के तरीके का प्रयोग किया। अस्पताल की जांचों और एक्सरे में उसके रोग की पुष्टि हो चुकी थी। उसने मुझसे अपनी सेहत के लिए प्रार्थना करने को कहा। मैं 6,000 मील से ज़्यादा दूर था, लेकिन इससे मैं विचलित नहीं हुआ। मस्तिष्क सिद्धांत में समय और दूरी का कोई महत्व नहीं होता है। असीमित मन या बुद्धिमत्ता एक ही समय में हर बिंदु पर पूरी तरह मौजूद रहती है। मतलब उसने जो भी था वो पर्सन था जिसने उसकी बहन की गॉल स्टोन में, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया था,
तो उसने बहुत दूर से ये सकारात्मक घोषणा की। अब बताते हैं कैसे की उसने। हाँ जी। दिन में कई बार मैंने अपनी बहन के रोग के लक्षणों, उसके शारीरिक व्यक्तित्व के विचार को दूर किया। शांति और विश्वास से मैंने इस बात की सकारात्मक घोषणा की। ये प्रार्थना मैं अपनी बहन कैथरीन के लिए कर रहा हूँ। वह आराम और चैन से है, संतुलित और पूरी तरह शांत। अवचेतन मन की जिस उपचारिक बुद्धि ने उसके शरीर को बनाया है, वह अब उसके अस्तित्व की हर कोशिका, स्नायु, ऊतक, मांसपेशी और अस्थि को बदल रही है। यह बदलाव उसके अवचेतन मन में समाहित सभी अंगों के आदर्श ब्लूप्रिंट के अनुरूप हो रहा है। शांति और खामोशी से उसके अवचेतन मन के सभी विकृत विचार तंत्र हट रहे हैं और भूल रहे हैं। उसके अस्तित्व के हर अणु में जीवन सिद्धांत की जीवंतता, पूर्णता और सुंदरता प्रकट हो रही है। वह उन वह अब उन उपचारक तरंगों को ग्रहण कर रही है जो उसमें नदी की तरह प्रभावित हो रही है, तथा उससे पूर्ण स्वास्थ्य, सामंजस्य और शांति दे रहे हैं। सारी विकृतियां और कुरूप छवियां अब उसमें प्रभावित हो रहे प्रेम तथा शांति के असीमित समुद्र से धुल रही है। यही हो रहा है। मतलब उसने अब बहुत अच्छी एफर्मेशन लिखी अपनी बहन के लिए, और उसमें कहीं भी देखिए नेगेटिव बात नहीं लिखी, सब अच्छा अच्छा लिखा कि उनकी मतलब बॉडी में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और एक एक उन्होंने एक खांचा बनाया, सब आदर्श ब्लूप्रिंट के अनुरूप हो रहा है, मतलब जैसे हमारी बॉडी में होता है, बिल्कुल सुचारू रूप से उनकी बॉडी ठीक चल रही है। इस तरह से उन्होंने एक एफर्मेशन की कई बार, है ना, कई बार दिन में अपनी बहन के, कई कई दिन में कई बार मैंने अपनी बहन के रोगों के लक्षणों के लिए ये वाले विचार किए। फिर 2 सप्ताह बाद मेरी बहन की एक बार फिर जांच हुई। आश्चर्यजनक बात ये थी कि यह थी कि इस बार उसके एक्सरे में कोई गड़बड़ नहीं निकली। उसके डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत में उल्लेखनीय सुधार हुआ था और अब ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं थी। मतलब उसने बहुत पॉजिटिव सोचकर, दूर बैठ के भी, और पॉजिटिव अपनी टेक्निक से उन्होंने बार बार ये दोहराया और उनकी बहन को ठीक कर दिया। हाँ जी। सकारात्मक घोषणा का मतलब ये कहना है कि ऐसा ही है। जब आप सारे सच। विपरीत प्रमाणों के बावजूद इस मानसिक नजरिए को सच मानते हैं, तो आपको अपनी प्रार्थना का जवाब जरूर मिलेगा। ध्यान दें, आपका विचार नकारात्मक नहीं, सिर्फ सकारात्मक घोषणा करता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज से इनकार करते हैं, तब भी आप दरअसल उस चीज की उपस्थिति को स्वीकार तो कर ही रहे हैं। सकारात्मक घोषणा को दोहराना, यह जानना कि आप क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, मस्तिष्क को चेतना की उस अवस्था की ओर ले जाता है जहां यह आपकी कही बात को सच मान लेती है। जीवन की सच्चाइयों की तब तक सकारात्मक घोषणा करते रहें जब तक कि आपको संतुष्टिदायक अवचेतन प्रतिक्रिया न मिल जाए। मतलब आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा चैलेंज है जो नकारात्मक जा रहा है, तो आप उसमें सकारात्मक चीजें बोलकर उस चीज को ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने ये तरीका बताया कि सकारात्मक घोषणा कर दी कि आपका हर चीज पॉजिटिव होगी, आपकी लाइफ में हर चीज अच्छी होगी। कोई रिलेशनशिप में आपको अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तब आप सकारात्मक ऐसी घोषणा कर दीजिए, बार बार बोलिए। आपके फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप ऐसा बोलिए। आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आप ऐसा बोलिए। तो उसमें ये तरीका बताया कि एक टेक्निक सकारात्मक घोषणा करना, और बड़ा सा अच्छा सा एक उन्होंने लिखा एफर्मेशन और बार बार दोहराया। और वो सबकॉन्शियस माइंड से, मतलब इन्होंने तो इस टेक्निक को दूसरे के लिए किया, पर ये टेक्निक हम अपने ऊपर भी कर सकते हैं। और बार बार एफर्म करना कि वो ठीक है, ठीक है, हर चीज हमारी ठीक है। बार बार जब आप पूरी पिक्चर लिखेंगे, पूरी लाइंस के द्वारा ये बनाएंगे, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगी, और सबकॉन्शियस माइंड आपको वो ही करके देगा जो आप चाहते हैं। अब एक और पढ़ेंगे टेक्निक। तर्कपूर्ण विधि, यह तकनीक इसके नाम के अनुरूप है। यह डॉक्टर फिनिक्स पार्कहर्स्ट क्विम्बी के अद्भुत कार्य से विकसित हुई है। डॉक्टर क्विम्बी मानसिक और आध्यात्मिक उपचार के क्षेत्र में अग्रणी थे और 1 सदी से भी पहले बेलफास्ट मेन में इलाज करते थे। वे दरअसल मनोदैहिक
चिकित्सा के जनक और प्रथम मनोविश्लेषक थे। उनमें मरीज के कष्ट और दर्द के कारण को अतीन्द्रिय तरीके से भांपने की उल्लेखनीय क्षमता थी। तो ये तर्क प्रूफ टेक्निक मतलब किसी चीज को हम जब आर्ग्यूमेंट करते हैं तो आर्ग्यू करने वाली टेक्निक है, जो कि डॉक्टर फिनिस पारखस ने दी थी, जो कि साइकोसोमैटिक चिकित्सक थे, है ना। और उसके पहले मनोविश्लेषक थे, और वो बताते थे कि कैसे वो, उनके पास एक इतनी क्षमता थी कि वो किसी के कष्ट को और दर्द को पहले से ही जान लेते थे। अब आगे पढ़ेंगे। संक्षेप में कहा जाए तो तर्कपूर्ण विधि जिसका प्रयोग क्विम्बी ने इतनी सरलता से किया था, आध्यात्मिक एक आध्यात्मिक आध्यात्मिक तर्क पर आधारित हाँ, है। तर्क पर आधारित है। आप मरीज और खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि रोग आपके अवचेतन मन के झूठे विश्वासों, निराधार डरों और नकारात्मक ढांचों के कारण है। आप अपने मस्तिष्क में स्पष्टता से इस पर तर्क करते हैं और रोगी को विश्वास दिला देते हैं कि बीमारी विचार के एक विकृत ऐंठन भरे ढांचे के कारण है, जो शरीर में प्रकट हो गया है। किसी बाहरी शक्ति या कारणों में गलत विश्वास अब रोग के रूप में आ गया है, लेकिन विचारों को बदलकर रोग का उपचार किया जा सकता है। अब आपने क्या किया कि उन डॉक्टर ने जो जो भी रोगी आता था उनको तर्कपूर्ण विश्वास दिलाया, मतलब आर्ग्यू करके कि आपके, अब किसी ने सोचा कि मेरे पास कोई आया, मैं डॉक्टर हूँ और मेरे पास एक रोगी आया, उसने कहा कि मेरे को बहुत ज्यादा सिर में दर्द की बीमारी है। तो मैंने उसको ये समझाया कि नहीं, तुम्हारा सिर में दर्द इस तरह से होता है कि तुम बहुत सोचती हो, या तुम अपना शरीर का ध्यान नहीं रखती हो, अच्छा खाना नहीं खाती हो, पौष्टिक डाइट नहीं लेती हो। और फिर आपको उस रोगी के भी जो सबकॉन्शियस माइंड ने ये मान लिया कि हाँ, मैं शायद इस तरह से खाना नहीं खाती हूँ, टाइम पर भोजन नहीं लेती हूँ, इसलिए शायद मुझे एसिडिटी हो जाती है, इसलिए एसिडिटी के कारण सिर दर्द हो जाता है। और मैंने वो मानकर वो उस तरह से उपचार किया जैसे डॉक्टर ने बताया, और मेरे जो लॉजिकल माइंड को वो रीजनिंग मिल गई कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, क्योंकि मैं टाइम पर खाना नहीं खाती हूँ, एसिडिटी होती है, इसलिए सिर में दर्द हो जाता है। तो इस तरह से ये तर्कपूर्ण, मतलब आपको किसी ने लॉजिक बताया और आपने वो मान लिया और वो सही होने लगे। इस तरह से वो डॉक्टर, ये जो पार्कहर्स्ट जो विकम्बी थे, वो इस तरह से करते थे और वो अपने रोगियों का इलाज करते थे। परम विधि आधुनिक अल्ट्रासाउंड नहीं उपचार नहीं की नहीं, तरह है। अभी ये रह गया ऊपर, आप रोगी के सामने स्पष्ट अच्छा, करते हैं। हाँ फिर जी। आप अपने मस्तिष्क की अदालत में अपने तथा रोगी नहीं के नहीं, जी पक्ष जी में जी जी, नहीं नहीं, आप रोगी के सामने ऊपर से। के ऊपर आज सॉरी हाँ। आप रोगी के सामने स्पष्ट करते हैं कि विश्वास का परिवर्तन ही हर उपचार का आधार है। आप यह भी बताते हैं कि अवचेतन मन ने शरीर और इसके सभी अंगों की रचना की है, इसलिए जानता है कि इसका कैसे उपचार होता है, इसीलिए ये इसका उपचार कर सकता है। और ये आपके बोलते समय भी ऐसा ही कर रहा है। अपने मन की अदालत में आप बहस करते हैं कि रोग मस्तिष्क की विकृत विचार छवि की छाया है। आप अंदरूनी उपचारिक शक्ति के समर्थन में जितने भी तर्क और प्रमाण जुटा सकते हैं उतने जुटाते हैं। आखिर इसी शक्ति ने ही तो सभी अंगों की रचना की है, और इसमें ही हर कोशिका, स्नायु और ऊतक का आदर्श तंत्र है। फिर वो आपको जो, वो जो डॉक्टर थे, वो पूरे रोगी को ये बताते हैं कि भाई आपका सबकॉन्शियस माइंड ही ठीक कर रहा है। उनको पूरी तरह से ये विश्वास दिला देते हैं कि आप अपनी अपने आप ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं, और वो तरह तरह के एग्जाम्पल्स और ये सब चीज देकर समझाते हैं। फिर फिर आप आप। हम्म। अपने मस्तिष्क की अदालत में अपने तथा रोगी के पक्ष में फैसला सुनाते हैं। आप आस्था और आध्यात्मिक समझ द्वारा रोगी को मुक्त करते हैं। आपका मानसिक और आध्यात्मिक प्रमाण अजेय है, क्योंकि सिर्फ एक ही मस्तिष्क है। इसलिए आप जिसे सच मानते हैं वह रोगी के अनुभव में प्रकट हो जाता है और उपचार हो जाता है। फिर आप जैसा उसको समझाते जाते हैं, रोगी समझता जाता है, और फिर आपकी विजय होती है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से उसके सबकॉन्शियस माइंड तक उसको ये विचार पहुंचा देते हैं कि ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही होता है और हम स्वस्थ हो सकते हैं। बस ये मान लें कि ये सब जो बीमारी है वो कहीं भी चली जाएंगी, और वो इस तरह से पैदा हुई और इस तरह से हुआ, और वो रोगी मान लेता है और उपचार हो जाता है।
तो ये होता है कौन सा तरीका, कौन सी टेक्निक है ये, हमें पॉजिटिव सोचकर, मतलब पॉजिटिव सोचकर, सकारात्मक, नहीं नहीं सॉरी, ये तर्कपूर्ण विधि है। पॉजिटिव वाली उससे पहले थी कि हमने सिर्फ तर्कपूर्ण मतलब आर्गुमेंट से, मतलब एक किसी रोगी को, किसी भी इंसान को ये बताया कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये मान ले, है ना, उसको आर्ग्यू करवा के उसके दिमाग तक ये पहुंचा दिया कि तुम ठीक हो सकते हो और ये सब तुम्हारा अपना बनाया हुआ जी का जंजाल है, या आप इस तरह से ये ठीक हो जाता है, मतलब किसी तरह से उसे विश्वास दिला दिया कि आप ठीक हो सकते हो, और वो ठीक हो गया। परम विधि आधुनिक परम अल्ट्रासाउंड। परम विधि आधुनिक अल्ट्रासाउंड उपचार की तरह है। हम्म, दुनिया भर में कई लोग इस विधि से प्रार्थना उपचार करते हैं और उन्हें अद्भुत परिणाम मिलते हैं। परम विधि एब्सोल्यूट मेथड का प्रयोग करने वाला व्यक्ति रोगी का नाम लेता है, फिर वह ईश्वर उसके गुणों के बारे में खामोशी से सोचता है। जैसे ईश्वर परम आनंद है, असीमित प्रेम है, असीमित बुद्धिमत्ता है, सर्वशक्तिमान है, असीमित ज्ञान है, पूर्ण सद्भाव है, अवर्णनीय सौंदर्य और पूर्णता है। जब वह इस तरह की बातें सोचता है तो उसकी चेतना ऊपर उठकर एक नए आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच जाती है। वह महसूस करता है कि ईश्वरीय प्रेम का महासागर रोगी के मन और शरीर में मौजूद हर गड़बड़ चीज को डुबा रहा है, जिसे दूर करने के लिए वह प्रार्थना कर रहा है। वह महसूस करता है कि ईश्वर की सारी शक्तियों प्रेम अब रोगी पर केंद्रित हो रहा है। जो भी कष्टकारी या परेशानी भरा है, वह जीवन और प्रेम के असीम महासागर की मौजूदगी में अब पूरी तरह गायब हो चुका है। अब ये एक परम विधि है, एब्सोल्यूट मेथड। एक और है ये, जैसे कि जो लोग बहुत बहुत पहुंचे हुए होते हैं, जिनके पास बहुत सारी शक्ति होती है, या हम भी जब अपने बहुत सारी मेडिटेशन करके, बहुत अच्छा सोच के, स्पिरिचुअल लेवल को आगे करके, तब हम भी एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। जब उस वाली स्टेट में पहुंचना होता है, जब हम बहुत खुश हैं, मतलब बहुत ही, कहते हैं ना, एकदम बढ़िया वाली स्टेट में पहुंच गए हैं, जब हम ये सोच रहे हैं कि भगवान ही सब तरफ है, भगवान ही सब कुछ हमारे चारों तरफ है, उसने हमारे अंदर खुशी भर रखी है, और जब हम पूरे इस मेडिटेशन करते हुए फिर हम जिस पर्सन का क्योर करना चाहते हैं, जिस पर्सन को ठीक करना चाहते हैं, फिर हम उसके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं, उसको केंद्रित करते हैं कि उसकी सारी कष्ट हट गए हैं, परेशानियां हट गई हैं, तो ये कोई और कर रहा है आपके लिए, है ना। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। ऐसे हो प्रार्थना, गया। प्रार्थना की परम विधि, लास्ट लाइन, अब प्रार्थना की। प्रार्थना प्रार्थना की परम विधि की तुलना अल्ट्रासाउंड चिकित्सा में हुए नवीनतम शोधों से की जा सकती है। लॉस एंजलिस के एक विख्यात डॉक्टर ने मुझे हाल हाल ही में इसके बारे में बताया। हाल ही में इसके बारे में बताया। ये महिला डॉक्टर अपने काम में जिस विधि का प्रयोग करती है, वह हाई फ्रीक्वेंसी की सशक्त लहरें उत्पन्न करती है। जब इन्हें शरीर के असामान्य ऊतक वाले हिस्सों पर केंद्रित किया जाता है, तो प्रभावित कोशिकाएं अल्ट्रासाउंड के प्रति गूंज व्यक्त करती है। मतलब एक लेडी है, डॉक्टर महिला लेडी है, वो अपने अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन पैदा करती है, जैसे इतनी अच्छी तरंगे उनके अंदर से निकलती हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड में होती है। हम्म, ईश्वर के गुणों पर विचार करके हम चेतना में जितना ऊपर उठते हैं, सद्भाव, सेहत और शांति की उतनी ही आध्यात्मिक लहरें उत्पन्न करते हैं। जिस पर ये लहरें केंद्रित है, वे उन पर गूंज के रूप में प्रतिक्रिया करते हैं। प्रार्थना की इस तकनीक से कई उल्लेखनीय उपचार हुए हैं। हम, हमारा जो शरीर है वो कंटिन्यूअस वाइब्रेट करता है, कंटिन्यूअस वाइब्रेशन करता है। अगर उसे सूक्ष्मता से किसी मीटर से देखा जाए तो हमारे अंदर से वाइब्रेशन वाइब्रेशन निकलती है। अब ये कैसी वाइब्रेशन निकल रही है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम नेगेटिव वाइब्रेशन निकाल रहे हैं या पॉजिटिव वाइब्रेशन निकाल रहे हैं। जो पॉजिटिव वाइब्रेशन जब निकलती है, वो ही नेगेटिव या पॉजिटिव, वो हमारा ऑरा बना रहा है। वो ऑरा ही हमें दिखाता है कि हम कैसे इंसान है। किसी का ऑरा हमें, जैसे योगी पुरुष का ऑरा हमें इतना अच्छा लगता है कि हम इनके पास बैठे, इनसे बातें करें, और वहीं कोई ऐसा नेगेटिव इंसान आके बैठता है हमारे साथ, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, इसके पास हमें बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे, इसके अंदर से नेगेटिविटी आ रही है। तो ये वाइब्रेशन होती है। तो जो लोग हाई वाइब्रेशन में, जिनके पास ये फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव रहते हैं, तो ये वाइब्रेशन के द्वारा
किसी की भी चिकित्सा कर सकते हैं जब वो परम विधि कह रहे हैं कि बिल्कुल अल्टीमेट मतलब विधि है, जब हम पूरी अल्टीमेट स्टेट में होते हैं और हम किसी का भी इससे उपचार कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एक अपंग व्यक्ति चलता है। एक अपंग व्यक्ति चलता है। डॉक्टर क्विम्बी अपने उपचारक कैरियर में परम विधि का अक्सर प्रयोग करते थे। उनकी एक पांडुलिपि बताती है कि उन्होंने किस तरह एक अपंग औरत को ठीक किया। वे उस महिला को देखने गए जो अपाहिज थी, बूढ़ी थी और बिस्तर पर पड़ी थी। वे बताते हैं कि उसकी बीमारी का कारण स्पष्ट था। वे इतने छोटे धर्म मत में कैद थी कि खड़ी नहीं हो सकती थी और चल नहीं सकती थी। वह डर और अज्ञान की कब्र में रह रही थी। क्योंकि उसने बाइबल को शब्द से लिया, इसलिए इससे डर गई। आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, आगे। बिम्बी ने कहा, इस कब्र में वह ईश्वर की मौजूदगी और शक्ति बंधनों को तोड़ने तथा मृत्यु से लौटने की कोशिश कर रही थी। जब महिला ने दूसरों से बाइबल के एक प्रसंग का अर्थ पूछा तो जवाब पत्थर जैसा मिला। फिर वह अपने जीवन की रोटी की भूख महसूस करने लगी। डॉक्टर क्विम्बी ने उसके मामले का निदान करते हुए कहा कि उसका दिमाग रोमांच और डर के कारण अवरुद्ध हो गया है, इसलिए वह बाइबल के उस प्रसंग का अर्थ स्पष्ट नहीं समझ पाई है। इससे उसके शरीर में भारी और मंद भाव आ गया जो लकवे में बदल गया। अब उन्होंने कुछ गलत समझ लिया था बाइबल का अर्थ, है ना, महिला ने, और वो बार बार उसको सोच के डर रही थी, है ना। तो उन्होंने ये समझ लिया कि ये गलत समझ रही है और ये डर रही है। अब आगे बढ़े। इस मोड़ पर क्विम्बी ने उसे पूछा कि बाइबल की इन पंक्तियों का क्या मतलब है। अब थोड़े वो समय के अब वो जो थी उनको लकवा भी मार गया। अब वो पूछते हैं उनसे कि आप बताइए कि इसका क्या अर्थ है। थोड़े समय के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर मैं उस परम पिता के पास चला जाऊंगा जिसने मुझे भेजा है। तुम मुझे खोजोगे लेकिन मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, हम्म। और जहां मैं हूँ वहां वहां तुम आ नहीं सकते। हम्म। उसने जवाब दिया कि इसका मतलब यह है कि ईसा मसीह स्वर्ग चले गए। क्विम्बी ने उसे इसका वास्तविक अर्थ समझाया। उन्होंने बताया कि उसके साथ थोड़े समय रहने का मतलब उसके लक्षणों, भावनाओं और कारणों का स्पष्टीकरण है। उसे उस महिला की हालत पर करुणा और सहानुभूति होती है, लेकिन वह इस मानसिक अवस्था में नहीं रह सकता। अगला कदम उसके पास जाना है जिसने हमें भेजा है। क्विम्बी ने बताया कि इसका इशारा हम सभी में मौजूद ईश्वर की रचनात्मक शक्ति है। मतलब उसने सोचा कि मुझे इस दुनिया से जाना पड़ेगा, लेकिन उसने कहा कि नहीं, इसका ये मतलब नहीं है, आपने गलत समझा है। इसमें तो ये है कि हम सब में ही ईश्वर की रचनात्मक शक्ति मौजूद है। हम्म। क्विम्बी ने तत्काल अपने मन की यात्रा की और देवी संपूर्णता पर मनन किया। यानी यानी ईश्वर की जीवंतता, बुद्धिमत्ता, सद्भाव और शक्ति बीमार व्यक्ति में काम कर रही है। उन्होंने महिला से कहा, इसलिए जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकती, क्योंकि तुम अपने संकरे संकुचित विश्वास में रोगग्रस्त मौजूद हो, जबकि मैं स्वस्थ हूँ। अब उन्होंने ये बताया कि जैसे भगवान ने कहा ईसा मसीह ने कि तुम जहाँ हो तुम नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर जो विश्वास है उसकी कमी है ना, जबकि मैं स्वस्थ हूँ। प्रार्थना और स्पष्टीकरण का तत्काल परिणाम मिला और उस महिला की दिमाग का काया पलट हो गया। वह बिना बैसाखियों के चलने लगी। क्विम्बी ने कहा कि यह उनके सभी उपचारों में सबसे अनूठा था। वह बिल्कुल गलत थी और उसे सजीव करना या सत्य समझाना मुर्दे को जीवित करने जैसा था। क्विम्बी ने ईसा मसीह के पुनर्जीवन को उस महिला के खुद के स्वास्थ्य पर लागू किया। इसका उस महिला पर सशक्त प्रभाव पड़ा। क्विम्बी ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने जो सच स्वीकार किया था वह ऐसा देवदूत या विचार था जो डर, अज्ञान और अंधविश्वास के पत्थर को लुढ़का देता था। इससे ईश्वर की उपचारिक शक्ति मुक्त हुई जिसने उसे स्वस्थ कर दिया।
अब उन्होंने लॉजिकल उसको समझाया, उसको समझ में आया और वो ठीक हो गई, है ना। तो एक विधि उन्होंने ये भी बताई कि कैसे हम सकारात्मक सोच करके अपने को तर्कपूर्ण करके सुझाव देकर हम सही कर सकते हैं। आदेश विधि। आदेश विधि। हमारे शब्दों में शक्ति सेकंड। उनके पीछे की उनके पीछे आदेश की विधि। भावना। हाँ। हमारे हमारे शब्दों में शक्ति उनके पीछे की भावना और विश्वास के अनुरूप आती है। जब हमें यह एहसास होता है कि हमारे शब्दों के पीछे दुनिया को हमारे पक्ष में चलाने वाली शक्ति है, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आप इसमें और ज़्यादा शक्ति जोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। इसमें किसी तरह का मानसिक। मानसिक दबाव, बल प्रयोग या मानसिक कुश्ती नहीं होनी चाहिए। अब जब आपको पता है कि हमारे पास कोई ऐसी शक्ति है ना, जो हमारा आत्मविश्वास, जब हमें शब्दों की शक्ति के पीछे की भावना विश्वास के अनुरूप आती है, जब हमें यह एहसास होता है कि हमारे शब्दों के पीछे दुनिया को हमारे पक्ष में चलने वाली शक्ति है ना, तो हमारा आत्मविश्वास हो जाता है। आत्मविश्वास बढ़ जाता है जब आप इसमें इसमें और ज्यादा शक्ति जोड़ने की कोशिश नहीं करते। इसमें किसी तरह का मतलब बहुत ज्यादा फियर डाउट नहीं करते, और इसमें किसी तरह का किसी तरह का मानसिक दबाव, है ना, मतलब आपने मान लिया है कि ये सब चीज हो गई है और बहुत ज्यादा आप मतलब बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं हो रहे हो, मतलब दिमाग उसी में नहीं लगाए जा रहे हो, तब ये पूरा आपका होने लगता है। आगे पढ़ेंगे। एक युवती ने आदेश विधि का इस्तेमाल एक युवक पर किया, हम्म। जो लगातार उसे फोन करके तंग कर रहा था और डेटिंग पर चलने के लिए दबाव डाल रहा था। उससे छुटकारा पाना युवती को बहुत मुश्किल लग रहा था। जब उसके उसके ऑफिस में भी आने लगा, युवती समझ गई अब उसे तत्काल कोई प्रभावी कदम उठाना होगा। दिन में कई बार वह खुद को शांत अवस्था में लाकर बार बार ये आदेश देने लगी, मैं JR को ईश्वर के लिए मुक्त करती हूँ। वह हर समय अपनी सही जगह पर है। मैं स्वतंत्र हूँ और वह स्वतंत्र है। मैं अब आदेश देती हूँ कि मेरे शब्द असीमित मस्तिष्क में पहुंचकर इसे वास्तविक बना दें। ऐसा ही हो। उसने बताया कि युवक उसकी जिंदगी से तत्काल गायब हो गया। वह उस युवती से दोबारा नहीं दिखा। वह उस युवती को दोबारा नहीं दिखा। वह कहती है, ऐसा लगा जैसे उसे जमीन निगल गई हो। तुम किसी चीज का आदेश देंगे तो ये तुम्हारे सामने रख दी जाएगी, तुम्हारे रास्ते पर रोशनी जल जाएगी। मतलब आपने आदेश दिया और वो हो गया, मतलब उसने कुछ नहीं किया, बस उसने बस आदेश दिया कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं मुक्त हूँ, मतलब अब मेरे पास कोई ऐसा चीज नहीं है जो मुझे बांध सके। तो मतलब बिल्कुल उसने पॉजिटिव ये सिग्नल दिया और आदेश दिया। तो ये आदेश टेक्निक हो गई कि हम आदेश भी दे सकते हैं कि अब मेरे साथ ऐसा ही हो, बार बार दोहराएंगे तो हमारे साथ वैसा ही हो जाए। वैज्ञानिक सच्चाई से लाभ लें। सच्चाई से लाभ लें। मानसिक इंजीनियर 1 नंबर। मानसिक इंजीनियर बने और अधिक व्यापक तथा महान जीवन बनाने के लिए आजमाई हुई समय सिद्ध तकनीकों का प्रयोग करें। हम्म। आपकी 2 नंबर, आपकी मनोकामना आपकी प्रार्थना है। इसी समय अपनी मनोकामना पूरी होने की तस्वीर बनाएं और इसकी वास्तविकता महसूस करें। आपकी मनोकामना सचमुच पूरी हो जाएगी। आपने 3 नंबर। ये हाँ। तस्वीर टेक्निक बता रहे हैं जिसमें आपने पिक्चर बनाई और आपकी मनोकामना पूरी करी। हाँ जी। 3 नंबर, चीजों को आसान तरीके से हासिल करने की इच्छा करें, मानसिक विज्ञान की अचूक मदद से। हम्म। 4 नंबर, हाँ। आप अपने आप अपने मन के स्टूडियो में सोचे गए विचारों से अच्छी सेहत, सफलता और खुशी की तस्वीरें बना सकते हैं। पिक्चर टेक्निक मतलब मूवी वाली टेक्निक बना दी उन्होंने। फिर 5 नंबर, वैज्ञानिक रूप से प्रयोग करते रहें जब तक कि आप खुद के सामने ये साबित न कर दें कि आपकी चेतन सोच पर आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता की हमेशा सीधी प्रतिक्रिया होती है। हम्म, 6 नंबर,
अपनी मनोकामना की निश्चित उपलब्धि के पूर्वानुमान में खुशी और आराम अनुभव करें। आप अपने मस्तिष्क में जो तस्वीर रखें वह उन चीजों की होनी चाहिए जिनकी उम्मीद तो हो लेकिन प्रमाण न हो। मतलब आपने पहले से ही उसकी खुशी और वो जाहिर कर दी कि मैं मेरे साथ वो सब चीज हो चुकी है, वो वाली टेक्निक है ये। 7 नंबर, एक मानसिक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। आप आस्था से अपने मन में जिस तस्वीर को रखेंगे, आपका अवचेतन उसे हकीकत में बदल देगा। जो चीज आप देख रहे हो, जो चीज आप पिक्चर बुन रहे हो, जो सपने आप देख रहे हो, वो हकीकत में बदलते चले जाए। प्रार्थना में किसी तरह की जबरन कोशिश या मानसिक दबाव का प्रयोग न करें। उनिंदी निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाएं और इस एहसास के साथ होने जाएं कि आपकी प्रार्थना का जवाब मिल रहा है। तब जब आप 9 उम्मीदी नंबर, स्टेट में हो, तब आप ये सोचें कि आपकी हर चीज पूरी हो रही है। याद रखें, कृतज्ञ हृदय हमेशा ब्रह्मांड की समृद्धि के करीब होता है। ये थैंक यू टेक्निक के बारे में कह रहे हैं कि जो आप ग्रेटिट्यूड जब रखेंगे, कृतज्ञ हृदय रखेंगे, तो सब चीज आपको मिलने लगेगी। 10 नंबर, सकारात्मक घोषणा करने का मतलब ये कहना है कि ऐसा ही है, और विपरीत प्रमाणों के बावजूद जब आप इस मानसिक नजरिए को सच मानते हैं तो आपको प्रार्थना का जवाब मिलेगा। ये आप पॉजिटिव फीलिंग के साथ, जब भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है लेकिन आप पॉजिटिवली उसको अच्छा मान रहे हैं, बार बार अफर्म कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव ही होने लगेगा। 11, ईश्वर के प्रेम और महिमा के बारे में सोचकर सद्भाव, सेवक और शांति की लहरें ठीक है, उत्पन्न अपने करें। अंदर से इतनी अच्छी वाइब्रेशन निकालें कि आपका ऑरा अच्छा हो जाए और जिससे आपकी हर चीज मैनिफेस्ट होने लगे। 12 नंबर, आप जो आदेश देते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं वह सच हो जाएगा। सद्भाव, सेहत, शांति और समृद्धि के आदेश दें। तो हमेशा जो भी आप अपने अंदर से जो भी आदेश देंगे कि मैं खुश हूँ, जॉयफुल हूँ, हैप्पी स्टेट में हूँ, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहता हूँ, हमेशा मेरे अंदर प्यार है, तो वो वैसा ही होने लगेगा। तो ये आज के जो चैप्टर था वो बहुत ही अच्छा था। ये जो हमने अभी तक पढ़ा उसका एक कहते हैं ना सार था। इसमें हमें सारी टेक्निक्स के बारे में बताया। एक बार मैं चाहूंगी कि आप ये सब लोग वीडियो दोबारा देखें और इस टेक्निक के बारे में दोबारा से पढ़ें और ये अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। इन टेक्निक्स को कैसे विजुलाइज करके, कैसे मूवी बनाकर, कैसे विजन बोर्ड्स बनाकर हम अपने जो गोल्स हैं उनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बार बार सकारात्मक सोच करके, है ना, नकारात्मक सोच ना करना, एक ऑर्डर देना कि मुझे ये सब कुछ मिल सकता है, मिल गया है ना। प्रेजेंट टेंस में जब भी हम ये सोचेंगे, जो एंड रिजल्ट है उसको पहले ही देख लें। किसी स्पीच देने जा रहे हैं, कब कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उस इंटरव्यू के बारे में पहले से ही सोच लेना उस मूवी की तरह से कि मेरा सब कुछ इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया है। जो मेरे जिन्होंने इंटरव्यू लिया उन्होंने बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे और मैं ये कपड़े पहन के गया और इस तरह से मैंने आंसर किया। तो पहले से ही आपने पिक्चर बना ली, मूवी देख ली, है ना, पहले से ही आपने सकारात्मक सोच रख ली। तो इस तरह से जो टेक्निक्स हैं इनको अपनाइए। जैसे इन्होंने बोला अपने हेल्थ से रिलेटेड, मनी, करियर और जो भी चीज है आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, उसमें ये टेक्निक्स अपनाकर ये आप अपने लाइफ में ला सकते हैं। अभी किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अभी आज का इसमें चैप्टर। बताया ना कि इकट्ठी भागवत पूज, जो कोई भागवत होती है ना, इकट्ठी प्रार्थना करते हैं बहुत सारे लोग, हाँ मतलब हाँ जी, हाँ जी, हाँ भागवत जी, वगैरह कथाते हैं। जी तो जी। उसकी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, ज्यादा बहुत हाँ से लोग कर रहे हैं, सैकड़ों जी जी, हजारों हाँ आदमी जी। कर रहे हैं। हम्म। तो इसमें बताया कि इकट्ठे लोग करेंगे तो प्रार्थना नहीं नहीं, जल्दी वो सुनी उन्होंने जाएगी। बोला कि ये टेक्निक बहुत अच्छी होती है कि सब एक साथ करते हैं, लेकिन आज वो जो जो टेक्निक बता रहे हैं वो हमारी अपनी करने वाली टेक्निक्स है ना। जो सामूहिक हम प्रार्थना करते हैं उसका जवाब मतलब वो भगवान उसका जवाब बहुत जल्द देते हैं। कहते हैं ना, सब सामूहिक मिलके आपने, उन्होंने सेपरेट बताई कि टेक्निक, आपने किसी को अच्छी भावना, अच्छी थॉट्स भेज रहे हैं, मतलब आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं किसी कोई स्वस्थ हो जाए। हाँ, मैं अकेले कर रही हूँ, कहाँ 10 लोग मिलके उस पर्सन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो नेचुरल है मेरा सबकॉन्शियस माइंड खाली उसके सबकॉन्शियस माइंड से अट्रैक्ट हो रहा है। और वहीं जब हम सारे के सारे उस पर्सन के लिए प्रार्थना करेंगे तो नेचुरल है वो 10 गुना ज्यादा काम करेगी, 10 से भी ज्यादा 100 गुना काम करेगी। तो ये है कि हम किस तरह से, सामूहिक प्रार्थना बहुत ज्यादा काम करती है, लेकिन आज उन्होंने
हमें पर्सनल बताई हैं कि कैसे हम पर्सनल अपने लिए टेक्निक्स अपनाकर ये जो जो हमारी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी हमारी प्रार्थना है, उनको हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं। आप इस चैप्टर को दोबारा पढ़ें, दोबारा इन सबको लिखें कि कैसे कैसे टेक्निक्स हमारी लाइफ में, कौन सी टेक्निक मुझे अच्छी लग रही है। 4-5 टेक्निक्स को मिलाकर भी कर सकते हैं। जो सबसे अच्छी स्टेट है जब हमें नींद आने वाली है, तब अपनी जो प्रार्थना है उसमें उस समय अपनी प्रार्थनाओं को बोलें कि मुझे ये बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास दिला दें कि आपके साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। जैसे आपको अपना मैनिफेस्ट करना है कि आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन, तो बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस समय बोलिए मैं होशियार हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं होशियार हूँ, है ना। या दिन भर भी आप जब भी आपको याद आए ये शब्द बोलिए मैं होशियार। कोई आपको बोलता है अरे तुम तो बहुत पागल हो, लेकिन आपको वो बोलना है बार बार कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये सिग्नल जाएगा कि आप होशियार हो। वो आपको इस तरह की चीजें लाके देगा कि आपकी होशियारी प्रूव होगी। तो ये टेक्निक्स आप अपनाइए अपनी लाइफ में, आपको बहुत ज्यादा इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये बहुत कारगर टेक्निक्स है। इन्हीं टेक्निक्स के द्वारा जो जोसेफ मर्फी ने दी हैं, उसको और ऑथर्स ने अपनी अपनी लैंग्वेज में डाला। अब्राहिम हिक्स ने और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने अपनी अपनी तरीके से इस टेक्निक को, किसी ने 555 का नाम दिया, किसी ने 333 का दिया, किसी ने पिलो टेक्निक कहा, किसी ने वाटर टेक्निक कहा, तो किसी ने 2 कप मेथड कहा। तो तरह तरह से ये टेक्निक्स आई हैं। हमारे बताते हैं लोग, लेकिन मेन जो टेक्निक्स हैं वो यही है। प्रार्थना की जो ये टेक्निक है वो यही है कि जब हम उम्मीदी वाली स्टेट में होते हैं सोते समय और जब जगते समय, जब इस समय जब सबसे ज्यादा एफर्मेशन करेंगे तो वो जाएगी। और दिन भर में भी हम कभी आदेश भी देंगे कि हमें ये होना है हमारे साथ, तो ये होकर ही रहेगा, बशर्ते हमें बहुत पॉजिटिव रहना है, कोई नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करना है। हमेशा पॉजिटिविटी में रहना है, हमेशा हायर वाइब्रेशन में रहना है। वो बार बार बोल रहे हैं कि शांति, सौहार्दपूर्ण और समृद्धि में रहिए, ना कि फियर, गिल्ट, एंगर, इसमें जेलसी में रहिए। तो बार बार हमें अपने जो वाइब्रेशन है उसको हायर साइड में ही लेकर जाना है, फ्रीक्वेंसी को हायर साइड में लेकर जाना है, लोअर साइड में नहीं लेकर जाना है। खुश रहने की कोशिश करिए, हमेशा खुश रहिए। जितना आप खुश रहेंगे आप अपने गोल्स को जल्दी अचीव करेंगे। जब भी आप कभी दुखी हो तो अपने जो सबकॉन्शियस माइंड तक ये सिग्नल पहुंचाइए, नहीं मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बार बार रिपीट करिए, आई एम अ हैप्पी चाइल्ड, आई एम अ हैप्पी चाइल्ड ऑफ गॉड। बार बार ये रेपिटेशन करिए जिससे आपके दिमाग को ये आ जाए कि आप खुश हैं। आपके पास कोई जरिया ही नहीं रखेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड प्लस यूनिवर्स जहां आप दुखी होंगे। आपको बार बार वो खुशियां देगा, लाकर खुशियां देगा, किसी भी तरीके से देगा। वो आपको विश्वास हो, नहीं आपको पता, खुद नहीं पता चलेगा ये मेरे पास इतनी सारी खुशियां कैसे आ रही हैं, लेकिन आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये बिलीफ दिला देना है कि आई एम अ लाइक हैप्पी पर्सन, आई एम अ हैप्पी पर्सन, आई एम अ हैप्पी पर्सन, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो वो खुशी लाके ही देगा आपको। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसा सबकॉन्शियस माइंड को आप ट्रेन कर रहे हैं, कैसा रिप्रोग्राम कर रहे हैं। जो पुराने बिलीफ हैं जिसमें हमसे ये कहा गया था कि खुशी ऐसे ही नहीं मिलती है, खुशी हासिल करनी पड़ती है, खुशी के लिए हमें काम करना पड़ता है, तो इस तरह से वो बिलीफ हटा दीजिए। जब आप बार बार भी ये कहेंगे खुशी आपके पास आएगी। तो ये तरीके हैं खुश रहने के, हायर फ्रीक्वेंसी में रहने के। हायर फ्रीक्वेंसी में रहिए, लोअर फ्रीक्वेंसी में मत जाइए। तो और एफर्मेशंस को बार बार दोहराते रहिए। जी गुरु पिक्चर में वो आया था ना, जो अंबानी के, धीरू भाई अंबानी के पिताजी जी थे। जी वो जी कह रहे थे भाई सपने सारे झूठे होते हैं। वो धीरू भाई अंबानी बड़े बड़े सपने देख रहा था। जी जी गरीब घर का था, पेट्रोल हाँ भरता था हाँ तो जी वहां पे फॉरेन में। तो वो सपने देखता था, तो उसके पिताजी थे पुराने विचारों के। जी भाई सपने सारे झूठे होते हैं, सब मेहनत से ही पूरे होते हैं। जी हैं, बाद में जी। उसके सपने पूरे हो गए, धीरू भाई अंबानी ने सपने वही तो पूरे उन्होंने किए। सपने देखे। इसलिए बच्चों हैं? को सपने देखने दीजिए। कई बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, वो आके बोलते हैं अपने पेरेंट्स से कि मुझे मैं लेमोजीनी से जाऊंगा, मैं इतने पैसे कमाऊंगा। तो पेरेंट उसको झड़क के कहता है कहाँ है तू, पढ़ता तो है नहीं, कहाँ से ले आएगा हाँ। तू इतनी लेमोजीनी। और मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, लेमोजीन जो भी कहते हैं, कि तू कहाँ से ले आएगा और कहाँ से तुझे मिल जाएगी ये सब चीजें। ना मेहनत तो कर तभी तो होगा। तो आप बच्चे की ग्रोथ को वहीं रोक दे रहे हैं, है ना। बच्चों को सपने देखने दीजिए, बड़े बड़े सपने देखने दीजिए, वो अपने आप पूरे करेंगे। उसके उनके सबकॉन्शियस माइंड तक जब ये सिग्नल जाएगा कि हाँ वो ये पूरा कर सकता है, वो पूरे करेंगे।
तो बच्चे को मत रोकिए, बच्चों की ग्रोथ को मत रोकिए। आप आसपास के लोगों को भी ये सलाह मशवरा मत दीजिए, तू ये नहीं कर सकता, अरे तू ये क्यों कर ले रहा है। जो आपसे सलाह मांगने आया है उसके दिमाग में ना पॉजिटिविटी भर दीजिए। जब भी आपसे कोई फ्रेंड या कोई भी आपसे कोई सलाह मांगता है तो उसको हमेशा पॉजिटिविटी में जवाब दीजिए, कभी भी उसके अंदर नेगेटिविटी मत लाइए। क्योंकि जो कोई आपसे सलाह मांगने आता है तो वो एक आप पर विश्वास करके आता है। तो उस समय आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसको एक पॉजिटिव सलाह दीजिए, नेगेटिव की तरफ मत लेके जाइए। क्योंकि आपकी सलाह उसके लिए कहाँ से कहाँ उसको ले जाएगी, उसके जीवन को बदल सकती है। तो हमेशा पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सुनिए, पॉजिटिव समझिए, और आसपास लोगों को भी पॉजिटिविटी बांटिए। तो यही तक था आज बाकी का। एक चीज राखी जी इसमें बताया है हाँ। ना हाँ जी। कि जो मन में होता है वो बाहर निकल आता है। वो तो बाहर हाँ, हम्म, तो मैंने देखा है बहुत से लोग है ना अपने दोहरी व्यक्तित्व होते हैं, छुपा जी। लेते हैं, दिखाते कुछ है होते कुछ है। तो वो ऐसा मैंने समझ में लाइफ में आ देखा जाता है, तो वो समझ में है। आ जाता है, वो समझ में आ जाता है लोगों का, वो समझ में आ जाता है ना। आपका जो नियर एंड डियर वन है वो आपसे कुछ छुपा रहा है, वो छुपाव रखता है, वो अपनी रियल व्यक्तित्व को नहीं दिखा रहा है, लेकिन वो आ जाता है सामने, है ना। वो हमारा रियल आ जाता है ना। तो जो हम हैं वो ही हमारी लाइफ है। हम उन्हीं तरह के लोग को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो अंदर से हम फील कर रहे हैं ना। हम ग्रेटिट्यूड भी अगर लिख रहे हैं, अगर हमने फीलिंग नहीं डाली तो वो नहीं है। हमने सिर्फ लिख लिया काम करने के लिए, हमने सिर्फ, मैंने आपको बोल दिया अंकल थैंक यू, आपने मेरे रीडिंग करा, मैंने दिल से नहीं बोला तो मैंने नहीं बोला ना उसको। मुझे दिल से बोलना चाहिए, कि दिल से फील करना चाहिए, तब वो आप तक पहुंचेगा, तब वो आप तक वाइब्रेशन पहुंचेगी, तब वो यूनिवर्स को सिग्नल पहुंचेगा कि हाँ ये दिल से बोलती है, ये जो दिल से काम कर रही है, तब इनको दिया जाए, है ना। तब हमें हमेशा जो चीज है ना वो फीलिंग पर ज्यादा जाना चाहिए बजाय बोलने के। हम बोल जाते हैं बहुत सारी चीजें, कभी अब कभी हम आपको गुस्सा। बताऊं, हाँ जी। मेरे वो कोरोना के अंदर मेरे दामाद का वो हाँ जी। 65-70 हो रहा था। जी। या वो हाँ, ये है जो ऑक्सीजन लेवल था। ऑक्सीजन लेवल, हाँ। हाँ हाँ, बढ़ नहीं रहा था। 65-70 तो बहुत कम होता है, कम जी। से कम 95 98 95 होना चाहिए। है, हाँ जी। हाँ, तो वो हो ही नहीं रहा था। तो हम्म। मैंने बड़ी प्रार्थना करी, हम्म। और उस वो मुझे क्या 100% कॉन्फिडेंस है मेरी प्रार्थना फलीभूत हुई और वो जी। बच गई। देखिए, हाँ, देखिए आपकी शायद किसी को हो या ना हो, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी प्रार्थना की वजह से बचा। हाँ देखिए, तो वो आपने माना ना, क्योंकि आपने पॉजिटिव, आपने क्या होता है जब हमें कोई भी तकलीफ होती है, जैसे मैंने अपने परिवार में ही देखा है कि किसी को कोई ऐसे मेडिकल इशू हो जाता है तो सब घबराना शुरू कर देते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। उनका तो ये चीज हो गई, उनकी तो ये हो गई। तो घबराना नहीं है उस समय, उस समय बहुत पॉजिटिव सोच रखनी है। जब भी कोई आपके यहाँ मेडिकल कोई इशू होता है कि हम घबराना शुरू कर देते हैं, किसी का हमने कोई रात में फोन कॉल सुन लिया तो हम ये घबराते हैं, अरे कुछ गलत ही न्यूज आई होगी। तो हमें घबराना नहीं है, हमें सब हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना है। कभी भी कोई मेडिकल इशू हमारे साथ होता है तो जरूरी थोड़ी है कि हमारी उसमें लाइफ खत्म ही हो जाएगी या कुछ हो नहीं सकता, मतलब कुछ लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बस उस समय दिमाग में ये हमेशा पॉजिटिव साइन रखना है कि जो हुआ है वो बीत जाएगा, और जो हुआ है वो कुछ अच्छे के लिए हुआ था, अब वो बीत गया और वो अब अच्छा हो गया। तो हमेशा जो भी आपसे कोई बोलता भी ना कि नहीं अरे ऐसा नहीं, तो आप पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। जो पॉजिटिव इंसान होगा वो उस चीज से निकल आता है, उस परिस्थिति से निकल आता है। आपके प्रारब्ध आपको उसमें डालेंगे डालेंगे, जो भी आपका प्रारब्ध है आपके लिए परिस्थिति आएगी, लेकिन आप उस परिस्थिति को कैसे लेते हैं वो आपके ऊपर है, वो आपकी चॉइस है। आप उसमें दुखी हो जाते हैं या आप उसको पॉजिटिवली हैंडल करते हैं, ये आपकी चॉइस। तो हाँ जी, थैंक यू जयश्री जी, आपके मैसेज के लिए थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ कहना है? अब मेरी बहू को है ना बच्चा जी। होना था। जी। तो वो उस डॉक्टरों ने कह दिया गिरा दो, नहीं तो हाँ। माँ माँ को और बच्चे को दोनों को खतरा है। दो जी। तीन डॉक्टरों ने दिखाया, सबने यही कहा। मेरी वाइफ ने कहा मैं हम जिनको कुल देवी को मानते हैं एक बार उनके पास होके आ जाओ, फिर हाँ। आप जो करना कर लो, 2 दिन रुक जाओ। हम्म। और वहां से जाके आई, देवी के पास दर्शन करके आई। हम्म। वापस आई, सारी रिपोर्टें ओके, जो सारी रिपोर्टें खराब थी सब ओके हो। जी, वो आस्था थी ना, इसमें यही तो बोल रहे हैं, जब हम आस्था में, मतलब कोई भी हम्म, हमारी आस्था है जिसमें हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं तो वो पूरी हो जाती है ना। तो हाँ हमें हाँ, उस तरह से ही अपने सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करना है, तो वो पूरी करके देगा हम, वो पूरी करके हाँ, देगा, है ना। बस हमें उस पर विश्वास रखना है पूरी तरह से, विश्वास होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले चैप्टर्स में हमसे यही कहा है कि हमें फेथ होना चाहिए।
जो चीज हम मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले फेथ होना चाहिए, फिर उसके बाद एफर्मेशन करनी चाहिए। फिर आज उन्होंने इतनी सारी हमें टेक्निक्स बताई कि किस किस तरह से हम अपने मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी जो इच्छाएं हैं, अपने जो गोल्स हैं, उनको कैसे इच्छित, मतलब कैसे हम लाइफ में ला सकते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स हम अपनाएंगे अपनी लाइफ मैंने को। एक कहानी बताई थी ना पहले, अल्बाट्रोस वाली, वो समुद्र में जी जी, नाव थी हाँ जी, नाव निर्माण में। वाली, जी 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 जी। हाँ, तो उसने तारीफ करी भगवान की, हे प्रभु, उसी अवस्था हाँ में जब लास्ट हाँ, स्टेज में, तो हे प्रभु ग्रेटिट्यूड दिया देखो, ना। हाँ, तो वो ग्रेटिट्यूड दिया। ग्रेटिट्यूड दिया, तो उन्होंने इस बार इसमें भी बताई, जो मैजिक बुक में हमें ग्रेटिट्यूड की टेक्निक बताई, तो इसमें भी बताया कि ये ग्रेटिट्यूड की टेक्निक, तो उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स हमारे सामने रखी हैं। उनको मुझे लगता है कि सबको कुछ मिला मिला के हमें अपनाना चाहिए। सारी टेक्निक्स हम कुछ अपनाते भी हैं, कुछ हमें आज दोबारा से पढ़ने का मौका मिला, तो वो सब हमें, ग्रेटिट्यूड तो हमेशा अपनी लाइफ में रखना ही चाहिए। ग्रेटिट्यूड तो इतना कमाल का काम करता है ना कि आप अपनी लाइफ बदल दी है, मतलब ग्रेटिट्यूड ने, मतलब कि आप हर चीज के लिए शुक्रगुजार होइए। और वाकई होना भी बहुत जरूरी है कि हमें जो भी दिया है, इतना दिया है भगवान ने, जब हम ये देखना शुरू करते हैं ना, तो हमारे पास मतलब कहते हैं ना, थैंक यू के शब्द नहीं है मेरे पास तो भगवान के लिए, कि इतना कुछ दिया भगवान ने लाइफ में, और जो हमने सोचा भी नहीं था। और हम उसको सोचते नहीं थे, हमेशा उसको नेगेटिव सोचते थे, लेकिन अब समझ में आया कि इतना दिया है, इतना दिया है, कि शुक्रिया करते करते भी ना मेरी नोटबुक भर गई है, लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा है। मतलब इतना है, इतना देने के लिए थैंक यू है। और कहाँ ये सोचते थे कि कुछ नहीं मिला है, और अभी नोटबुक्स की नोटबुक्स भरे जा रही हैं, और ग्रेटिट्यूड खत्म ही नहीं हो रहा है, डेली कुछ ना कुछ होता है ग्रेटिट्यूड देने के लिए। तो आज बस इतना ही। किसी को कुछ बोलना है? हाँ जी, गुंजन जी, आपको कुछ बोलना है, बोलिए। हाँ, मुझे शेयर करना है राखी, जब आपका हाँ मैजिक बुक का सेशन चल रहा था। हाँ जी, आवाज आ रही है आ राखी? रही आ रही आ रही है। हाँ, तो मैंने 10 ग्रेटिट्यूड में ये लिखा था कि मुझे एक नई वाइट कलर की महिंद्रा एक्सयूवी 700 कार चाहिए, जी और जी। विद इन 2 मंथ्स वो मेरी मैनिफेस्टेशन, मैंने मैनिफेस्ट करा, वो मेरी विश पूरी हो गई। अरे वाह वाह, थैंक यू, अरे वाह, वेरी गुड, आपने देखिए मैंने दिल से उसको मांगा। बड़े फील के संग करा था राखी। मेरे को अरे 1 अगस्त को उसकी डिलीवरी मिल गई थी, बिल्कुल मैंने फील करा, सुबह शाम की मैं उसमें बैठी हूँ, घूमने जा रही हूँ, और मेरी अरे, ये विद इन 2 मंथ्स ये मेरी पूरी कंप्लीट हो गई। आपने थैंक यू डेली लिखा? राखी फॉर द आपने मैजिक बुक। डेली मैंने आपने 10 डेली? ग्रेटिट्यूड्स विदाउट विदाउट फेल डेली लिखती थी, और मैं उसको फील करती थी अरे ट्वाइस वाह अ डे। अरे उसको वाह विद फील मैंने करा, और मुझे 1 अगस्त को उसकी डिलीवरी मिल गई। मैं अरे उसको वाह, आपको फोटो शेयर करूंगी। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू राखी, थैंक यू थैंक मैजिक यू बुक के सेशन के लिए। और थैंक आज यू। का वो जो चैप्टर है, आज मुझे इसलिए याद आया तो मैंने आपको ये शेयर करा। अरे थैंक वाह यू वाह, सो मच थैंक यू राखी। थैंक यू थैंक यू आज थैंक वही यू। रिमाइंडर हो गया उस चैप्टर मैजिक बुक का। हाँ ये जी हाँ चीज जी है। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू अब राखी। इन्होंने कहा तो मुझे भी याद आ गया। जी मैंने वो जी। 8-9 महीने पहले मैंने कहा, वो बेटा कह रहा है मकान बनाना है। हाँ जी मैंने कहा बन जाएगा, तू शुरू कर दे यार, कोई बात नहीं, हो जाएगा। हाँ जी और वो आज देख लो, काफी मतलब 5-6 लिंटर पड़ चुके हैं। तो हाँ जी। मतलब मैंने कहा हो जाएगा तो शुरू करते हैं, और उसने हाँ, हिम्मत करके शुरू कर दिया तो हो गया। देखिए आपने ना वो आदेश दिया, और वो आदेश आपका हाँ। पूरा हो गया। तो आदेश वाली आपकी टेक्निक यहाँ पर लागू हो गई। चलिए, बहुत अरे अच्छा, सॉरी। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलिए, हम एफर्मेशन बोलते हैं लास्ट में, हाँ, और आप फिर बोलिए सेशन बोलिए। को एंड करेंगे, हिंदी में ही बोलेंगे हम एफर्मेशन। तो हाथों को खोल कर हम बोलेंगे, मैं खूबसूरत हूँ, मैं मैं खूबसूरत खूबसूरत हूँ। हूँ। मैं खुश हूँ, मैं मैं खुश खुश हूँ। हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं मैं शक्तिशाली शक्तिशाली हूँ। हूँ। मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं मैं आत्मविश्वासी आत्मविश्वासी हूँ। हूँ। मेरा शरीर उत्तम और स्वस्थ है, मेरा मेरा शरीर शरीर उत्तम और स्वस्थ है। स्वस्थ है। मेरे रिश्ते सौहार्दपूर्ण है, मेरे मेरे रिश्ते रिश्ते सौहार्दपूर्ण सौहार्दपूर्ण हैं। हैं। मैं धन और प्रचुरता को आकर्षित करता हूँ, मैं मैं धन धन और और प्रचुरता को प्रचुरता को आकर्षित आकर्षित करता करती हूँ। हूँ। मेरा काम उत्तम है, मेरा मेरा काम काम उत्तम उत्तम है। है। उत्तम है। मैं अपना लक्ष्य हासिल करने में सक्षम हूँ, मैं मैं अपना अपना लक्ष्य लक्ष्य हासिल हासिल करने में करने में सक्षम सक्षम हूँ। हूँ। मेरी जिंदगी खूबसूरत है। मेरी मेरी जिंदगी जिंदगी खूबसूरत है। खूबसूरत है। खूबसूरत है। थैंक यू, क्लैपिंग करिए अपने लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए, थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू जयश्री जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज मेनका सिंह जी आज नए आए हैं, पूनम शर्मा जी, थैंक यू सो मच।
थैंक यू मेनका, मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मेनका सिंह जी, आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा बताएंगे अगर आप सुन रहे हैं तो। मैं बिहार से हूँ। ओह वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको मैं कैसा लग रहा है सेशन? बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत मुंजन जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी। कल मिलते हैं, कल नहीं, अब हमारा सेशन मंडे को होगा, सैटरडे संडे ऑफ है, मंडे को हम दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सो मच, मंडे को मिलेंगे, सैटरडे संडे सेशन नहीं होगा। थैंक यू, थैंक यू Thank राखी you. जी फॉर योर राखी, वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच। हाँ जी, राखी आप मेडिटेशन कराओगे, आप उनसे बोल रहे थे हाँ जी, तो एक मेडिटेशन हमारे में ग्रुप में कराती हूँ। हाँ, मंडे को मैं शायद सोचती हूँ, उनसे प्लान करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि एक दिन हम सेशन ना लेकर मेडिटेशन सेशन रखें। मेडिटेट करें। हाँ जी, मैं ओके, बात करती थैंक यू। हूँ। ओके, थैंक यू। मैम आप कैसे कराते हैं मेडिटेशन? ठीक, हाँ जी, मैं इसको स्टॉप करती हूँ।